हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 का हिंदी महामैराथन क्लास, जिसका मैंने आपको एक कोटेशन दिया है कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। यानी अगर कामयाबी पाना है तो भाई तड़प तो होनी चाहिए। सोचने के लिए तो बहुत कुछ लोग सोच लेते हैं कि 90% बोर्ड एग्जाम में मार्क्स करना है या कुछ और करना है। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से सारी वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें और कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे, सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं और इसको समझते हैं कि हमें क्या चीज़ पढ़ना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में हम कितना मैक्सिमम मार्क गेस कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे कि जितना आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा, ताकि आपको आसानी से इजीली तरीके से एग्जाम में सारे क्वेश्चन आप आसानी से टच कर सकें। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो आता है गद्य से। आप जानते हैं हिंदी के कई पार्ट होते हैं, जिसमें गद्य साहित्य होता है, पद्य साहित्य होता है, जिसमें अनिवार्य संस्कृत होता है, जिसमें खंड काव्य होता है, जिसमें कहानी का पार्ट होता है, फिर उसके बाद ग्रामेटिकल पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किताब से समझते हैं। किताब में जो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम का पहला क्वेश्चन आता है वो आता है गद्य साहित्य से, और गद्य साहित्य से आपके एमसीक्यू में 5 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो इस एमसीक्यू में जो 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें पहला क्वेश्चन ये पूछता है युग से। एक बात आप जान लीजिएगा कि हिंदी के साहित्य में गद्य साहित्य का युग दिया जाता है, और युग से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा युग, बस एक युग याद कर लीजिए, बाकी सारे युग आसानी से तैयार हो जाएंगे। आप जानते हैं कि क्लास 12 के एग्जाम में या क्लास 12 के हिंदी साहित्य में 6 युग के बारे में दिया गया है, और वे 6 युग कौन से हैं मैंने बोर्ड पर उसका नाम लिख दिया है। जैसे सबसे पहला युग है प्राचीन युग। प्राचीन युग को एक और नाम से हम जानते हैं जिसे कहते हैं आदि युग, और प्राचीन युग स्टार्ट होता है 13वीं शताब्दी से लेकर के सन 1868 ईस्वी तक, यानी 13वीं शताब्दी से चलेगा 1868 ईस्वी तक। इस युग को हम क्या कहते हैं, प्राचीन युग। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राचीन युग को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में 4 रहेंगे और ऑप्शन में ये भी रहेगा आदि युग। प्राचीन युग को आदि युग के नाम से जाना जाता है, या ऐसे दे देता है कि प्राचीन युग की समयावधि है। प्राचीन युग की समयावधि मतलब कब से कब तक इसका समय काल है। तो प्राचीन युग की समय काल 13वीं शताब्दी से लेकर के सन 1868 ईस्वी तक यह चलता है। फिर जैसे ये समाप्त होगा उसी के बाद दूसरा युग स्टार्ट हो जाता है, और जो दूसरा युग स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं भारतेंद्र युग। और जहां ये युग समाप्त हुआ वहीं से ये शुरू होगा। जो भारतेंद्र युग है और 1868 ये समाप्त हुआ, तो 1868 से ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और 1868 से शुरू होगा भारतेंद्र युग। और कब तक चलेगा, तो 1900 ईस्वी तक यह भारतेंद्र युग चलता है। भारतेंद्र युग को एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पुनर्जागरण काल, यानी भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। इस युग की जो समयावधि है वो सन 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चलता है। फिर तीसरा आपका द्विवेदी युग है। जहां पे ये समाप्त होगा वहीं से द्विवेदी युग स्टार्ट हो जाएगा। 1900 से लेकर के 1922 तक द्विवेदी युग चलता है। ये बहुत बार पूछता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा द्विवेदी युग, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। द्विवेदी युग की समयावधि है 1900 से 1922 ईस्वी तक। फिर कभी कभी इसके जहां पे ये 1922 में ये छोड़ता है, उससे पहले एक और युग चलता है शुक्ल युग। तो शुक्ल युग किसके नाम से चलता है, एक चीज ये भी पूछ लेता है कि शुक्ल युग का शुभारंभ किसके नाम से हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से शुक्ल युग चलता है, और यह कब से कब तक चलता है, तो 1919 से लेकर के 1938 तक चलता है। शुक्ल युग 2 भागों में बटा है। 2 भागों में कौन कौन से, एक होता है छायावादी युग और एक को कहते हैं छायावादोत्तर युग। शुक्ल युग का ही एक पार्ट और है शुक्लोत्तर युग। जहां पे 1938 में शुक्ल युग समाप्त होगा, वहीं से दूसरा युग स्टार्ट हो जाता है 1938 से लेकर के भारत देश आजाद होने तक 1947 तक। और ये तो आसान है दोस्तों, स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता से रिलेटेड, और आप जानते हैं भारत को स्वतंत्रता मिली थी सन 1947 में, भारत देश आजाद हुआ था सन 1947 में। तो ये आसान है कि अगर स्वतंत्रोत्तर युग की समयावधि पूछता है तो इसका ट्रिक यही हो जाएगा भाई स्वतंत्र। तो भारत स्वतंत्र कब हुआ, 1947 में, और आज वर्तमान तक यह चलता है स्वतंत्र
स्वतंत्र उत्तर युग। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि युग से आपको एक नंबर समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा नंबर किससे पूछता है? दूसरा नंबर युग से कवियों से रिलेटेड पूछ लेता है कि कौन से युग के कौन कवि हैं। कभी कभी पूछ लेता है इनमें से भारतेंद्र युग के कवि नहीं है, या इनमें से द्विवेदी युग के कवि नहीं है, या इनमें से शुक्ल युग के कवि नहीं है, या शुक्ल युग के कौन इनमें से कवि हैं। इस तरीके से क्वेश्चन फंसाता है। तो आप कवियों से 4-5 युग हैं, उन 4-5 युगों के जो फेमस राइटर हैं, जो फेमस लेखक हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो भारतेंद्र युग के फेमस लेखक हैं उनके बारे में जानते हैं। भारतेंद्र युग से अगर पूछता है तो सबसे ज्यादा पूछता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र से, यानी भारतेंद्र युग के सबसे फेमस कवियों में से या लेखकों में से, सबसे फेमस लेखकों में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बद्रीनाथ चौधरी हैं। उसके बाद द्विवेदी युग से बहुत फेमस है, जिनके नाम से ही द्विवेदी युग पड़ा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये जो युग पड़ा है ये बहुत फेमस है। और इनकी पत्रिका भी आता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, ये भी क्वेश्चन में आता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और सरस्वती पत्रिका संपादक किस युग में संपादित किया गया था, तो सरस्वती पत्रिका संपादक जो है वह प्रकाशन उसका हुआ था द्विवेदी युग में, और उसके प्रकाशनकर्ता जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर इसमें और भी आते हैं लोग, जिसमें बाबू गुलाब राय जी आते हैं, जयशंकर प्रसाद जी आते हैं, सरदार पूर्ण सिंह भी आते हैं, जिसने आपके लेसन में आचरण की सभ्यता लिखा होगा फर्स्ट ईयर में, ये भी आते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आते हैं। ये सब द्विवेदी युग की कुछ फेमस राइटर हैं। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो शुक्ल युग या छायावादोत्तर युग या छायावादी युग के लेखकों के बारे में पूछ लेता है कि इनमें से छायावादी युग नहीं है या है, तो सबसे ज्यादा इन्हीं का पूछता है। और एक बात आप जान लीजिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा ये छायावादोत्तर युग में भी है और छायावादीन युग में भी है, दोनों में है। मतलब इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो ये युग भी चल रहा था, और जो दूसरा युग चला था इसमें भी इन्होंने अपनी कुछ कृतियों को लिखा था, इसलिए ये दोनों युगों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो शुक्ल युग के कुछ फेमस लेखक हैं, जिनमें पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जी, और प्रेमचंद जी, गुलाब राय जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुमित्रानंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। फिर इसके बाद जब आप आएंगे स्वतंत्र युग में, तो स्वतंत्र युग में भी कई लेखक हैं, जिनमें बहुत फेमस हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यायन अगेय जी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं। और कभी कभी इसका एक बहुत फेमस कृति पूछ लेते हैं आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी कृति है, तो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर जी की कृति है। ठीक है, और इसके बाद धर्मवीर भारती। आई होप दोस्तों इसको ये समझ में आ गया होगा, 2 नंबर की, 1 नंबर युग से और 1 नंबर कवि से। इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वो आगे का जो चीज़ है वो समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग उसी कड़ी में। महत्वपूर्ण उपन्यास और कहानी लेखक, 1 नंबर इससे पूछता है। मैंने आपको 2 नंबर पढ़ाया था, ये तीसरा नंबर देखिए कि गद्य साहित्य से पूछता क्या है। गद्य साहित्य से 1 नंबर का जो मैंने 6 लिखा है, इनमें से 1 नंबर का ज़्यादा पूछता है कि महत्वपूर्ण उपन्यास, उसके कहानी और उसके लेखक कौन है। जैसे खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन है, तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना का नाम है गोरा बादल की कथा। ये याद रखिएगा कि हिंदी की पहली खड़ी बोली की प्रथम रचना कही जाती है गोरा बादल की कथा को, और इसको लिखा कौन था, जटमल जी। यानी हमने इसमें राइटर भी लिख दिया है और उसके किसने लिखा है, कौन सी कहानी है वो भी लिख दिया है। अगला, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, और इसे लिखा कौन है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी ने इसे लिखा है। ये बहुत बार पूछता है दोस्तों नहुस वाला, यानी हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो नहुस। ये भी कई बार पूछा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो परीक्षा गुरु, और इस परीक्षा गुरु को लिखा किसने है, लाला श्री निवास दास जी ने। यानी ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, और कहीं ना कहीं ज़्यादातर चांसेस भी बनेंगे इन दोनों में से 1 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ज़्यादातर चांसेस बनेंगे, बन भी सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई यही आएगा, लेकिन उम्मीद है कि ये आ सकता है। अगला, हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज। हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज क्या है, तो लक्ष्मीपुरा है, और इसे लिखा कौन है, डॉक्टर शिवदान चौहान जी ने इसे लिखा है। हिंदी की प्रथम डायरी को किसने लिखा है, तो नरदेव शास्त्री जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य क्या है, तो हिंदी का प्रथम जो गद्य काव्य लिखा गया था वह साधना है, और इसे लिखा कौन था, राय कृष्ण दास जी। ये 1 नंबर हो गया। फिर चौथे नंबर की कड़ी में जब आप आएंगे तो लेखक और उसके कुछ फेमस जो कृतियां हैं वो पूछ लेता है। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का कुछ फेमस उन्होंने चीज लिखा था, तो वो क्या क्या है। इसमें क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल, इनमें से कौन सी कृति वासुदेव शरण अग्रवाल जी की नहीं है।
या कभी कभी कृति पूछ लेता है, राइटर का नाम दे देता है कि यह कृति इनमें से कौन से लेखक की है, इस तरीके से पूछ लेता है, या यह रचना इनमें से कौन से लेखक की है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की कुछ फेमस रचनाएं हैं जिनमें पृथ्वीपुत्र है, भारत की एकता है, वाग्धारा है, कल्पलता है, कला और संस्कृति है, और राष्ट्र का स्वरूप जो आपके लेसन में है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करेंगे कि राष्ट्र के स्वरूप से आपके एग्जाम में 10 नंबर का आएगा। और 10 नंबर नहीं, ये उम्मीद है लगभग 7 सेट जो बनते हैं उन 7 सेटों में ज्यादातर चांसेस बनेंगे कि 3 सेट में अप्रोक्सीमेटली कम से कम 3 सेट में यह क्या होगा कि यह राष्ट्र का स्वरूप से 10 नंबर का आएगा। अगला पाणिनि कालीन भारत, पाणिनि कालीन भारत यह भी इन्होंने ही लिखा है। और अगला जो लेखक है उसका नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की कुछ फेमस कृतियां जान लीजिए। माटी हो गई सोना, यह इनकी बहुत फेमस है, ये कई बार लगभग बोर्ड एग्जाम में यह 5 से 7 बार पूछा गया है, माटी हो गई सोना। अगला महके आंगन चहके द्वार, ये भी 3 से 4 बार पूछा गया है कि महके आंगन चहके द्वार किसके हैं, तो यह कौन लिखा है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। भूले बिसरे चित्र, ये इंपॉर्टेंट में रहेगा दोस्तों, भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला द्वीप जले शंख बजे, इसको भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। मेरे पिताजी को किसने लिखा है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। और अगला बाजी पायलिया के घुंघरू, इसको भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने ही लिखा है। और अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनसे उम्मीद करेंगे कि 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि बहुत फेमस राइटर हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन कौन से कुछ फेमस हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, 2 ही इनका पूछा जाता है, बाण भट्ट की आत्मकथा और विचार और वितर्क, ये ज्यादा बार पूछा जाता है। बाकी भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस इन्हीं दोनों से बनते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी विचार प्रवाह लिखे हैं, पुनर्नवा लिखे हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा लिखे हैं, और विचार और वितर्क भी इन्होंने ही लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका भी लिखे हैं, कालिदास की लालित्य योजना भी इन्होंने ही लिखा है। फिर उसी क्रम में जब आप आगे आएंगे तो एक और राइटर है जिसका नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने क्या लिखा है वो जरा सा जान लेते हैं। साहित्य और समाज इन्होंने ही लिखा है। मेरे विचार, ये ज्यादा बार पूछा है दोस्तों, लगभग 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा है। मेरे विचार के लेखक कौन है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। भाषा और आधुनिकता, ये आपके चैप्टर में होगा भी, भाषा और आधुनिकता क्लास 12 के हिंदी के सिलेबस में है, पढ़े भी होंगे। फिर इसी क्रम में जब आप आगे आएंगे तो हरिशंकर परसाई जी ने क्या लिखा है, निंदा रस, ये भी आपके चैप्टर में रहा होगा। रानी नागफनी की कहानी ये भी है, ठीक है। तट की खोज, ये भी इनकी तट की खोज, ये भी इनकी एक कृति है। शिकायत मुझे भी है, ये भी इनकी खोज है। बेईमानी की परत, ये भी इनकी खोज है। पगडंडियों का जमाना, ये भी इन्हीं की एक कृति है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी इनकी कृति है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है रानी नागफनी की कहानी, ये सबसे ज्यादा बार अगर पूछा जाता है हरिशंकर परसाई की, तो यह कृति इनकी सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे अगले क्रम में चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन बनता है 4 नंबर मैंने आपको गद्य से पढ़ा दिया। जो 5वां नंबर बनता है वो युग से बनता है। कभी कभी युग से और उस युग की फेमस कृतियों को पूछ लेता है और उसके राइटरों को पूछ लेता है। तो आप ये समझिए कि आदि युग की कुछ फेमस कृतियां हैं और उसके कुछ राइटर हैं। जैसे आदि युग की फेमस कृतियों में से 84 वैष्णवन की वार्ता, जैसे किसने लिखा है, जैसे गोकुल नाथ जी ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और वैसे मैंने बोर्ड पे जितना लिख दिया और मैं बोर्ड पे जितना लिखता हूँ वो अप्रॉक्सीमेटली इंपॉर्टेंट ही रहता है। अगला श्रृंगार रस मंडन किसने लिखा है, तो श्रृंगार रस मंडन जिसने लिखा है उसका नाम है विट्ठल नाथ। ये साहित्य हिंदी में बहुत बार पूछता है। जो साहित्यिक हिंदी के बच्चे हैं, जैसे जो मैथ साइंस पढ़ने वाले बच्चे वो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं, जो आर्ट साइंस वाले बच्चे हैं जो साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं उनमें ये बहुत बार पूछता है। अगला गोरा बादल की कथा, अभी मैंने आपको इससे पहले कुछ समय पहले बताया भी था, ये आदि युग की कथा है और ये जटमल जी ने लिखा। अगला भाषा युग वशिष्ठ, तो भाषा युग वशिष्ठ किसने लिखा है, राम प्रसाद निरंजनी जी ने लिखा है। प्रेम सागर, ये कई बार पूछा है दोस्तों सामान्य हिंदी में, तो प्रेम सागर किसने लिखा है, तो लल्लू लाल जी ने लिखा है। नासिकेतोपाख्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नासिकेतोपाख्यान के राइटर कौन है, तो सबल मिश्र जी। भारतेंद्र युग के कुछ फेमस कृतियां और उनके लेखक कौन कौन से, जैसे भारतेंद्र युग में फेमस कृतियां ज्यादातर 2 ही पूछा जाता है, परीक्षा गुरु या तो संयोगिता स्वयंवर। परीक्षा गुरु या संयोगिता स्वयंवर को किसने लिखा है, तो श्री निवास दास जी ने लिखा है। नहुस को किसने लिखा है, गोपाल चंद्र दास जी ने लिखा है। अगला
द्विवेदी युग की कुछ फेमस कृतियां हैं, जैसे इंदुमती। इंदुमती को किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है। साहित्य लोचन को किसने लिखा है? तो श्याम सुंदर दास जी। और हिंदी कोविद रत्न माला को भी श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। अगला शुक्ल युग में जब आप आएंगे तो शुक्ल युग में कुछ फेमस कृतियां हैं, जैसे चिंतामणि, रस मीमांसा, 11 वर्ष का समय, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। अगला दीपशिखा, निर्जापद के साथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। दीपशिखा, निर्जापद के साथी महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। अपनी खबर, ये कई बार पूछता है सामान्य साहित्यिक दोनों में कि अपनी खबर के लेखक कौन है? तो अपनी खबर के लेखक है पांडे बेचन शर्मा जी। अगला मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? तो बाबू गुलाब राय जी हैं। अगला तितली चंद्रगुप्त कामायनी, ये कामायनी बहुत फेमस है दोस्तों कि तितली चंद्रगुप्त कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। गोदान कर्मभूमि गबन रंगभूमि, ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद जी। अगला है सुनीता ध्रुव यात्रा, ये दोनों जो कृतियां हैं ये किसकी हैं? तो जैनेन्द्र कुमार जी की हैं। और अगला है उत्तर प्रियदर्शी शेखर की जीवनी अपने अपने अजनबी, इसको किसने लिखा है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी ने लिखा है। फिर इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो स्वतंत्रोत्तर युग में जब आप आएंगे तो स्वतंत्रोत्तर युग में कुछ फेमस कृतियां लिखी गई हैं, जिसमें आवारा मसीहा लिखा गया था। कुछ समय पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था कि विष्णु प्रभाकर जो फेमस कृति लिखे हैं उनका नाम है आवारा मसीहा। ये लेखक है भाई, लेखक विष्णु प्रभाकर है और इनकी कृति है आवारा मसीहा। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसे किसने लिखा है? क्या नाम है इनका? हरिवंश राय बच्चन जी। नीड़ का निर्माण फिर, ये भी वही लिखे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कलम का सिपाही, ये बहुत बार पूछता है और इसको ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, इसे बच्चे ज्यादातर प्रेमचंद लगा देते हैं, तो प्रेमचंद नहीं है। आप एक बात याद कर लीजिएगा कि कलम का सिपाही के जो लेखक है उनका नाम है अमृत राय। और अगला जब इसी क्रम में आप आगे आएंगे तो गुनाहों के देवता, ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, गुनाहों का देवता। और ये भी पूछा जाता है सूरज का 7वां घोड़ा। गुनाहों का देवता, अंधा युग और सूरज का 7वां घोड़ा, ये किसने लिखा है? तो धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। फिर इसी क्रम में जब आप आगे आएंगे, अभी इनकी एक बहुत फेमस 5 नंबर की कहानी हम आपको पढ़ाएंगे भी, बहादुर, जो जिसमें आपके एग्जाम में डायरेक्टली बहादुर या पंचलाइट की कहानी आती भी है, वो हूबहू आपको कहानी सुनने के बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो राइटर है अमरकांत, जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक लिखा है और डिप्टी कलेक्टर लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन इसकी 2 कृतियां ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला बलचनामा, जो साहित्यिक हिंदी के बच्चे हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बलचनामा के लेखक कौन है? तो बलचनामा के लेखक है नागा अर्जुन जी। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि जो गद्य साहित्य से मैंने पढ़ाया वो आपके लिए काफी होगा। आप इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। चलिए दोस्तों, जब उसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो गद्य साहित्य से जब 5 नंबर आ जाता है तो फिर उसी के बाद पद्य साहित्य से अर्थात काव्यांजलि से भी 5 नंबर की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यही समझते हैं यार क्या पढ़े तो क्या नंबर आएगा। आप बस इतना समझिए कि कभी कभी मैंने आपसे बताया कि युग से क्वेश्चन पूछते हैं, युग से रिलेटेड कवियों से क्वेश्चन पूछते हैं, लेखक और उनकी कृतियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करिएगा। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप यही पढ़िए, आपके पास अदर दूसरा मटेरियल अगर हो तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक नज़र इसे भी जरूर देख के जाएगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि हिंदी का जो पद्य साहित्य होता है उससे 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले युग से देखते हैं तो कभी कभी समया अवधि पूछ लेता है कि आदिकाल की समया अवधि क्या है। सन 769 से लेकर के 1343 तक ये आदिकाल की समयावधि है। फिर इसी के बाद जहाँ पे 1343 समाप्त होगा उसी के बाद भक्ति काल स्टार्ट हो जाएगा। और भक्ति काल कब से कब तक चलेगा? 1343 से लेकर के 1643 तक चलता है। फिर इसी के बाद जहाँ पर ये समाप्त होगा 1643, वहीं से एक दूसरा काल शुरू होता है ऋतुकाल, यानी 1643 से लेकर के 1868 तक ऋतुकाल चलता है। और ऋतुकाल के तत्कालीन इसी के तुरंत बाद आधुनिक काल चलता है सन 1868 से लेकर के आज तक। अब इसी से रिलेटेड जैसे जो ये फेमस चीज हैं, इसी से रिलेटेड अक्सर कर आदिकाल, भक्तिकाल और ऋतुकाल के कवि के बारे में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा कवि किस काल का है। तो हमने कुछ फेमस कवियों के नाम देखे, जैसे आदिकाल में कुछ फेमस कवि थे, उन फेमस कवियों का नाम क्या है? जगनिक, ये बहुत फेमस कवि थे। नरपति नाल है, ये भी आदिकाल के फेमस कवि थे। चंदबर दाई, ये भी आदिकाल के फेमस कवि थे। अमीर खुसरो, ये भी आदिकाल के फेमस कवि थे।
फिर इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो भक्ति काल आएगा, और भक्ति काल के कुछ फेमस कवियों के नाम जान लीजिए। भक्ति काल में कबीरदास जी आते हैं, सूरदास जी आते हैं, संत रैदास जी आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी आते हैं, तुलसीदास जी आते हैं, नाभादास जी आते हैं, रसखान आते हैं, मीराबाई आती हैं। ये भक्ति काल के कुछ फेमस कवि थे। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो रीतिकाल से भी कवि के बारे में पूछ लेता है कि रीतिकाल के कुछ फेमस कवि कौन कौन से हैं। तो जैसे रीतिकाल के फेमस कवियों में चिंतामणि जी हैं, भूषण जी हैं, पद्माकर जी हैं, घनानंद जी हैं और बिहारी जी हैं। ये कुछ फेमस रीतिकाल के कवि हैं। फिर इसी क्रम में जब आप आगे आएंगे तो 3 नंबर लेखक और उनकी कृतियों से पूछता है। तो कुछ लिखे हैं, अभी कुछ और आपको समझाएंगे भी। जैसे बिसल देव रासो, यह कृति किसकी है? तो नरपति नाल्ह जी की है। कीर्ति लता, यह कृति किसकी है? तो विद्यापति जी की है। साहित्य लहरी सूरदास जी ने लिखा है। रस मंजरी किसने लिखा है? तो नंददास जी ने लिखा है। रामचंद्रिका किसने लिखा है? तो केशव दास जी ने लिखा है। कविकूल कल्पतरु, यह किसने लिखा है? तो चिंतामणि जी ने लिखा है। प्रेम माधुरी आप पढ़े भी होंगे, काव्यांजलि का पहला चैप्टर भी है प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का, ठीक है। तो आप देखे भी होंगे काव्यांजलि में एक चैप्टर है प्रेम माधुरी से। और उसके बाद क्या है? एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी किसने लिखा है? तो श्रीधर पाठक जी ने लिखा है। और इसके बाद जब इसी क्रम में आगे आएंगे तो गंगावतरण किसने लिखा है? तो पद्माकर रत्नाकर जी ने लिखा है। इनका पूरा नाम है पद्माकर रत्नाकर। वैदेही वनवास, ये बहुत बार पूछता है दोस्तों। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश और चुबते चौपदे, ये किसने लिखा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा है। अगला साकेत, भारत भारती, द्वापर, सिद्धराज और त्रिपथगा किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने इसको लिखा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए, जब उसी क्रम में आप आगे आएंगे तो उसी क्रम में पद्य साहित्य से थोड़ा सा और टॉपिक देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे उसी क्रम में आगे आएंगे तो देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की कुछ फेमस कृतियां हैं, जिनमें आंसू है, लहर है, प्रेम पथिक है, कानन कुसुम है। इसमें सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है कानन कुसुम, ठीक है। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कानन कुसुम के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। वैसे फिलहाल इनकी जो फेमस कृतियां मैंने लिख दिया है। अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ फेमस कृतियां हैं, जिसमें अनामिका है। ये कई बार पूछा गया है, अनामिका किस लेखक की ये कृति है? तो अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। गीतिका, कुकुरमुत्था, सरोज स्मृति, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। अगला वीणा पल्लव, ये कई बार पूछा है दोस्तों। पल्लव के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी। सिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, परिवर्तन, ये सब सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। अगला यामा कई बार पूछता है दोस्तों। यामा दीक्षिका संधिनी के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। हुंकार, हारे को हरिनाम, ये कई बार पूछता है। हारे को हरिनाम या परशुराम की प्रतिज्ञा किस लेखक की कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अगला हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर, आंगन के पार द्वार, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आंगन के पार द्वार, और कितनी नाव में कितनी बार तार सप्तक हिरोशिमा, ये भी इंपॉर्टेंट में रहेगा कि यह इनके लेखक कौन है? तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी हैं। अगला चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा, इसे किसने लिखा है? गजानन माधव मुक्ति बोध, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। तो चांद का मुंह टेढ़ा इसने लिखा है। अंधा युग को किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। निशा निमंत्रण, इसको किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। और पलाशवन किसने लिखा है? नरेंद्र शर्मा जी ने। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा पांडे जी। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पद्य साहित्य से ये चीजें समझ में आ गया होगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और एक खंड का भी समझते हैं। चूंकि एक इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, एक बात आप जरूर समझ लीजिएगा कि अगर गोरखपुर जिले के बच्चे ये वीडियो हमारा देख रहे होंगे तो ये जो खंड काव्य हम पढ़ाने जा रहे हैं ये केवल गोरखपुर जिले के लिए है, ये दूसरे जिले में नहीं लिखना। चूंकि खंड काव्य कई सारा आता है, तो आप अपने नजदीकी टीचर से संपर्क कर लीजिए। अगर देवरिया के बच्चे, देवरिया जिले के बच्चे अगर यह वीडियो देख रहे हो या कुशीनगर जिले के बच्चे देख रहे हो, तो इस कहानी को आप अपने एग्जाम में नहीं लिखिएगा। आप अपने हिंदी के टीचर से संपर्क करके आप उनसे पता कर लीजिएगा कि सर खंड काव्य में कौन सी कहानी हम लोग पढ़ते हैं और हमें क्या लिखना है। आप अपने हिंदी के नजदीकी टीचर से संपर्क करके पूछ लीजिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर गोरखपुर जिले के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो उन्हें यही कहानी लिखना है, इससे दूसरी कहानी नहीं आती है। और 5 नंबर की ये कहानी है और ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और अच्छे तरीके से सुनाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और 5 नंबर यही कहानी आपको लिखना है। चलिए, आप जानते हैं कि हम कोई भी कहानी पढ़ाने से पहले, कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले हम उसका कैरेक्टर लिखते हैं कि किस कैरेक्टर से किस कैरेक्टर का क्या संबंध है। फिर उसके बाद हम एक तारतम्य माध्यम में हम कहानी को गढ़ते हैं और फिर बताते हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। त्यागपति, तो आप
आप जानते हैं कि हिंदी की खंड काव्य से त्यागपति 5 नंबर का फिक्स स्टोरी है, यही आना है, यही लिखना भी है। और इसको लिखा कौन है? रामेश्वर शुक्ल, इनको प्यार से लोग अंचल कहते हैं। ठीक है, रामेश्वर शुक्ल, प्यार से लोग अंचल भी कहते हैं। इस कहानी में कितने पात्र हैं वो जानते हैं। इस कहानी का जो नायक है उसका नाम है हर्षवर्धन। इसी के ऊपर यह पूरी की पूरी कहानी है। क्वेश्चन में आता है कि खंडकाव्य के आधार पर या त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर नायक का सचित्र चित्रांकन कीजिए। कभी कभी आ जाता है त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग का कहानी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखे, या त्यागपति के आधार पर पूरी कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखे, या तो त्यागपति के आधार पर जो उसकी नायिका है जिसका नाम राज्यश्री है उसकी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखे, उसका कैरेक्टर, उसकी चारित्रिक विशेषता लिखे। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो हर्षवर्धन कौन है? कहानी का नायक है। राज्यवर्धन कौन है? हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम है राज्यवर्धन। राज्यश्री कौन है? हर्षवर्धन की बहन का नाम है राज्यश्री। गृहवर्मन कौन है? राज्यश्री का पति, और कह लीजिए तो हर्षवर्धन के ये क्या लगेंगे? जीजा लगेंगे। ठीक है, गृहवर्मन है। अगला मालवराज कौन है? तो मालवराज कन्नौज का राजा है, जो क्या करता है? इसकी बहन को अगवा कर लेता है और इसकी बहन के पति गृहवर्मन को जान से मार देता है। अभी कहानी हम आपको बताएंगे तो समझ में आएगा। अगला गौड़ नरेश कौन है? यह गौड़ नरेश वह शख्स है जिसे क्या करता है? राज्यवर्धन युद्ध में हरा देता है, लेकिन यह धोखे से राज्यवर्धन के पीठ में क्या करता है? तलवार से घोंप देता है, या कह लीजिए मार देता है, वो मर जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद भंडी, यह एक ऐसा कैरेक्टर है जब भी कहानी में आएगा केवल बुरा समाचार ही लेके आएगा, कभी अच्छा समाचार लेके आता ही नहीं, केवल बुरा समाचार लेके आता है। और ये हर्षवर्धन का सेनापति है। दिवाकर कौन है? यह एक आचार्य जी है जो भगवान बुद्ध के बहुत बड़े उपासक हैं, और ऐसा माना जाता है, कुछ क्रिटिक्स मानते, कुछ आलोचक मानते हैं कि आचार्य दिवाकर की शादी बाद में चल करके राज्यश्री से हुई थी। कुछ क्रिटिक्स मानते हैं, बाकी कुछ लोग नहीं मानते। अगला कौन है? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के पिताजी हैं। यशोमती कौन है? हर्षवर्धन की माँ का नाम है यशोमती। हर्षवर्धन जिस लड़की से शादी किया था उस लड़की अर्थात उसकी बीवी का नाम है दुर्गावती। हर्षवर्धन की जब शादी हुआ था तो उससे 2 बच्चे हुए थे, दोनों के दोनों जुड़वा थे। हुए दोनों का नाम क्या था? भाग्यवर्धन, कल्याणवर्धन। इनकी हत्या कर दी जाती है, और कौन हत्या करता है? हर्षवर्धन का ही मंत्री हत्या करता है, जिसका नाम रहता है अरुणाश्रवा। फिर इसके बाद कहानी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो हर्षवर्धन 6 साल तक नॉन स्टॉप लड़ाई लड़ते हैं और बहुत सारे राज्यों को जीत लेते हैं, जिसमें नर्मदा तट से लेकर के उत्तराखंड के बीच में जितने भी राज्य होते हैं सबको जीत लेते हैं, जिसमें बिहार होता है, मिथिला होता है, गौड़ होता है, सूरत होता है, उत्कल होता है, बल्लभ होता है, ये सारे राज्यों को जीत लेते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। अभी तो मैंने आपको कैरेक्टर समझा दिया कि किस कैरेक्टर से क्या संबंध है। जरा सा कैरेक्टर समझने के बाद हम अब सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि यह जो खंड काव्य आप पढ़ने जा रहे हैं त्यागपति, पहली बात इसमें 5 सर्ग हैं। 5 सर्ग हैं जिसमें सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है सेकंड सर्ग की कहानी। आप ये समझ लीजिए किसका किसका कैरेक्टर आता है इस कहानी से। वैसे पूरा आप सुन लेंगे तो आसानी से लिख लेंगे। जैसे इसमें सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है द्वितीय सर्ग की कहानी, या तो पूरी कहानी सारांश लिखने के लिए, पूरी कहानी का सारांश लिखने के लिए, या तो नायक का चरित्र चित्रांकन करने के लिए, या तो नायिका का चरित्र चित्रांकन करने के लिए पूछा जाता है। यही 4 क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है। या तो पूरी कहानी का सारांश लिखे, कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखे, या तो त्यागपति खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखे, या तो त्यागपति खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रांकन कीजिए, या तो त्यागपति खंड काव्य के आधार पर नायिका का चरित्र चित्रांकन कीजिए, या तो चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इस कहानी में 5 सर्ग हैं। कहानी का पहला सर्ग हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये कहानी हमारी शुरू होती है प्रभाकर वर्धन जो हर्ष के पिताजी हैं। आप जानते हैं कि प्रभाकर वर्धन जो हैं वो कन्नौज के जो है राजा थे, और चूंकि हर्षवर्धन जो प्रभाकर वर्धन थे इनकी बीवी का नाम था यशोमती। यशोमती इनकी वाइफ थी। इन दोनों से, प्रभाकर वर्धन और यशोमती से 3 बच्चे हुए, जिसमें जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था राज्यवर्धन, जो इसका छोटा बेटा था उसका नाम था हर्षवर्धन, और इनकी द्वारा एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम इन्होंने रखा था राज्यश्री। और ये अपने राज्य का संचालन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे। धीरे धीरे हर्षवर्धन और राज्यवर्धन बड़े हुए। तो आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले इतिहास की एक बहुत फेमस चीज है कि इतिहास में एक राजा दूसरे राज्य पर क्या करता है? अटैक करता है, आक्रमण करता है। और जब वह आक्रमण करता है तो आक्रमण में जिस राज्य पर वह विजय प्राप्त करता है उस राज्य का संपूर्ण राजा चाहे बच्चा सब उस राज्य पर जो भी नियम बनाए जाएंगे तो जो उस राज्य को जीता है उसी के द्वारा बनाया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो राज्यवर्धन क्या करते हैं? राज्य को जीतने के लिए ये चले जाते हैं उत्तरापथ पर।
ये जब चले जाते हैं उत्तरा पथ पर और किस जाति से युद्ध करने चले जाते हैं, हुड़, एक जाति है हुड़, हुड़ जाति से ये युद्ध करने के लिए उत्तरा पथ पर चले जाते हैं। इधर इनके भाई जो हर्षवर्धन है वो थोड़े से अभी इतना यंग नहीं थे, कह सकते हैं भाई इतना युद्ध में पारंगत हासिल नहीं किए थे, तो ये अपने मम्मी पापा के साथ घर रहते हैं और यह जंगल में शिकार खेलने के लिए व्यस्त थे। यह शिकार कर रहे थे, तभी जब यह जंगल में शिकार करने में व्यस्त थे तभी इन्हें समाचार मिलता है। इनका जो मंत्री है जिसका नाम भंडी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यह जब भी कहानी में इसका कैरेक्टर आएगा यह बुरा समाचार लेकर के ही आएगा, कभी कहानी में अच्छा समाचार नहीं लेके आया। इस कैरेक्टर को ऐसे गढ़ा गया है, इस पात्र को ऐसे गढ़ा गया है कि यह जब भी कहानी में दिखेगा तो केवल एक दुखद समाचार के साथ ही यह प्रकट होता है। तो यह जब प्रकट होता है तो यह बताता है कि महाराज आप घर चलें, क्यों? क्योंकि आपके पिताजी काफी अस्वस्थ हो गए हैं, उनके ठीक होने का अब कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। तो हर्षवर्धन जो होते हैं वो करते क्या है, हर्षवर्धन ये करते क्या है, ये शिकार खेलना जंगल में छोड़ देते हैं और तुरंत वहां से घर वापस आते हैं और अपने पिताजी का, जिनका नाम प्रभाकर वर्धन है, भरसक उपचार करवाते हैं अपनी पूरी क्षमता के साथ। जितने भी वैद्य लोग होते हैं उनका उपचार करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते हैं। और उनकी स्थिति को देख करके इनकी जो माँ है जिनका नाम यशोमती है, वह डिसाइड कर लेती आत्मदाह करने के लिए। दोस्तों आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले हमारे हिंदी समाज में एक बहुत बड़ी बुराई चलती थी, वह बुराई यही थी सती प्रथा। सती प्रथा इन द सेंस अगर कहा जाए तो जब किसी का हस्बैंड मर जाता था तो औरत को उसी चिता पर जिंदा जलना पड़ता था। तो कुछ ऐसी ही सिस्टम चल रहे थे। तो यशोमती जो थी, जो इनकी माँ थी, यह आत्मदाह का ये डिसाइड कर ली, निश्चय कर ली कि मैं आत्मदाह करूंगी इनके मरने से पहले। हर्षवर्धन अपनी माँ को बहुत बार समझाए कि माँ ऐसा मत करो, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानी। जब वह नहीं मान रही थी तो हर्षवर्धन एक पत्र लिखते हैं अपने बड़े भाई राज्यवर्धन को, जो उत्तरा पथ पर हुड़ से आक्रमण करने में बिजी थे, व्यस्त थे। तो उनको बुलाना चाहते हैं कि वह राज्यवर्धन जो है घर आए और इनकी मम्मी और पापा को समझाएं, क्योंकि माता जी को ही ज्यादा समझाना था। अभी वो आ ही रहे थे कि इसी बीच इनके पिताजी की मौत से पहले इनकी जो माँ थी वो अपना आत्मदाह कर लेती, अर्थात वो मर जाती हैं। और इनके मरने के कुछ ही दिन के बाद इनके पिता की भी मौत हो जाती है। और यह दुखी मन से हर्षवर्धन अपने मम्मी और पापा का आत्म संस्कार या आत्मदाह करने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद दुखी मन से वापस आते हैं। ये कहानी का पहला सर्ग था। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी का पहला सर्ग समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कहानी का पहला सर्ग समझ में आ गया होगा। चलिए कहानी का दूसरा सर्ग स्टार्ट करते हैं। जहां कहानी का पहला सर्ग खत्म हुआ था तो वहीं से दूसरा सर्ग स्टार्ट होता है। कहानी का दूसरा सर्ग स्टार्ट होता है हर्षवर्धन जब दुखी मन से अपने राजमहल वापस आते हैं तो इनके भाई युद्ध से लौट आते हैं। और जब यह आते हैं तो अपने पिता और अपनी माँ का अंतिम चेहरा नहीं देख पाते हैं, तो वह डिसाइड करते हैं कि आज के बाद वह वैराग्य धारण कर लेंगे, वह एक साधु संत बन जाएंगे, वह जिंदगी मोह माया में नहीं रहेंगे। वह वैराग्य धारण करने का जब प्लान करते हैं तब इनके भाई हर्षवर्धन उन्हें समझाते हैं कि इतने बड़े राज्य का संचालन मैं अकेले नहीं कर सकता, आपको वैराग्य धारण नहीं करना है। ये उन्हें समझा ही रहे होते हैं। दोनों भाई की आपस में बातें ही हो रही होती है, तभी सेनापति भंडी का फिर से आगमन होता है। मैंने आपको बताया है कि जितनी बार इस कैरेक्टर का आगमन होगा उतनी बार यह बुरा समाचार लेकर के आएगा। और इस बार जब वह आता है तो वह कहता है, महाराज आपकी बहन जिसकी शादी गृहवर्मन से हुआ है, आपकी बहन राज्यश्री को कन्नौज का राजा जिसका नाम मालव राज है वह उस पे बंदी बना लिया है और उसकी आपकी बहन के पति अर्थात आपके जीजा गृहवर्मन की हत्या कर दिया है। जैसे ही इतनी बात वह सुनता है, कौन? यह राज्यवर्धन जैसी इतनी बात सुनता है। हेलो दोस्तों, जब सेनापति भंडी का आगमन होता है तो आप जानते हैं वो कहता है कि महाराज आपकी बहन राज्यश्री का मालव राज जो कन्नौज का राजा है उसने इसे अगवा कर लिया, इसे बंदी बना लिया है और उसके पति गृहवर्मन अर्थात आपके जीजा का उसने हत्या कर दिया है। जैसे ही इतना वो कहता है तो इधर राज्यवर्धन वैराग्य भाव भूल करके यह तुरंत अपनी पूरी आर्मी को एकत्रित करता है, पूरी सेना को एकत्रित करता है और यह कन्नौज की तरफ मुड़ पड़ता है। कन्नौज की तरफ यह जाता है, अटैक करता है। तो रास्ते में इसकी मुलाकात होती है मालव राज अर्थात कन्नौज राजा का जो सेनापति है जिसका नाम गौड़ नरेश है, इससे मुलाकात होती है। तो इससे मिलने से पहले गौड़ नरेश को यह युद्ध में राज्यवर्धन पटक पटक के मारता है।
एक तो गुस्सा उसे लगा था क्योंकि वजह था उसके पीछे, दो वजह था, क्योंकि उसकी मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, दूसरा और वो अपने मम्मी पापा का चेहरा नहीं देख पाया था, तीसरा इसकी बहन को उसने बंदी बना लिया था और इसके जो जीजा थे ग्रीवर्मन अर्थात राजश्री के जो पति थे इनकी भी हत्या कर दिया गया था। तो इस वजह से और ज्यादा यह क्रोधित हो गया था राज्यवर्धन। तो जो कहते हैं ना गुस्से में जो मिल गया उसको चीर फाड़ देना, यह गुस्से में गौड़ नरेश को बहुत मारा। और जानते हैं एक क्षत्रिय धर्म होता है, क्षत्रियों का एक धर्म होता है कि जब युद्ध में कोई इंसान सामने वाला हार मान लेता है तो पहले के जमाने में क्षत्रियों का यही धर्म होता था कि अगर कोई पराजित हो गया, हार मान लिया कि अब मैं हार मानता हूं अपना, तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो युद्ध में जो गौड़ नरेश है यह पराजित हो जाता है और यह उससे माफी मांगता है कि मुझे बख्श दो, मेरी जान को बख्श दो। तो वह क्या करता है राज्यवर्धन, यह उसकी जान को बख्श देता है। लेकिन उसकी जान को बख्शने के बाद जब यह वापस आ रहा होता है तो धोखे से गौड़ नरेश क्या करता है, एक तलवार लेकर के राज्यवर्धन के पीठ में आर पार कर देता है और वहीं पे राज्यवर्धन ऑन द स्पॉट वहीं पे इसकी मौत हो जाती है। और इधर बेचारे हर्षवर्धन अपने भाई और अपनी बहन का वेट कर रहे होते हैं कि अब इनके भाई और बहन आएंगे। तभी फिर से सेनापति भंडी का आगमन होता है हर्षवर्धन के सामने और यह जब आगमन होता है तो यह कहता है कि महाराज आपके भाई राज्यवर्धन का धोखे से युद्ध में हत्या कर दिया गया। और जब धोखे से युद्ध में हत्या कर दिया तो हर्षवर्धन सारा प्लान छोड़ करके पूरी अपनी फौज लेकर के, इनके पास जितनी भी फौज थी वो सारा फौज लेकर के कन्नौज पर धावा बोलने चल देते हैं। पूरी फौज लेकर के कन्नौज की तरफ जा रहे होते तो रास्ते में एक साधु से इनकी मुलाकात होती है और साधु से मुलाकात करने के बाद साधु इन्हें बताता है कि आपकी बहन जो राजश्री हैं, चूंकि उनके पति की हत्या हो गई तो वह आत्मदाह करने के लिए जंगल की तरफ जा रही हैं, आप जल्द से जल्द जंगल की तरफ बढ़ें और अपनी बहन को आत्मदाह करने से बचा लें। तो हर्षवर्धन बदले का भाव भूल करके वह तुरंत अपनी बहन को बचाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ता है और देखता है कि इसकी बहन फांसी के फंदे पर लटकने ही वाली थी कि हर्षवर्धन जा करके अपनी बहन को बचा करके वापस लेकर के घर वापिस आता है। ये कहानी का दूसरा सर्ग था। अब कहानी का जो तीसरा सर्ग है दोस्तों, यहीं से कहानी का तीसरा सर्ग स्टार्ट होता है और कहानी के तीसरे सर्ग में हर्षवर्धन के पराक्रम के बारे में बताया जाता है। हर्षवर्धन जिसके मम्मी पापा नहीं रहे, हर्षवर्धन की बहन का जो पति था ग्रीवर्मन वो नहीं रहा, हर्षवर्धन का जो भाई था राज्यवर्धन वो नहीं रहा, इसके फैमिली में मात्र दो ही लोग बचे थे, हर्षवर्धन और राजश्री। यह दो लोग हर्षवर्धन डिसाइड किया कि जिसने भी इसके भाई को धोखे से मारा है वह उसको बख्शेगा नहीं और इस क्षेत्र में जितना भी इलाका है उनको वह जीत लेगा। यह लगातार 6 साल तक युद्ध लड़ा, 6 साल तक युद्ध लड़ा। नर्मदा तट से लेकर के उत्तराखंड तक जितने भी राज्य थे, इस बीच में जैसे बिहार था, मिथिला था, गौड़ था, उत्कल था, सूरत था, बल्लभ था, इन राज्यों को वह अपने पराक्रम से जीत लिया। और जब इन राज्यों को अपने पराक्रम से युद्ध में इसने विजय हासिल किया तो विजय हासिल करने के बाद जिन जिन राज्यों को जीता, हर्षवर्धन की देखिए क्वालिटी थी कि जिन जिन राज्यों को जीता ऐसा नहीं था कि जीतने के बाद खुद संचालन करता था, नहीं, जिन जिन राज्यों को जीता उन राज्यों के राजाओं को वह राज्य लौटा दिया, राज्य लौटा दिया। और राज्य लौटाने के बाद उनसे बस एक ही चीज कहा कि आपके राज्य में जो भी दुखियारी असहाय लोग हैं उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। उनके राज्य में जितने भी राज्य को जीता था उनका राज्य उन्हीं राजाओं को लौटा दिया और लौटाने के बाद यह अपना जो कन्नौज था, कन्नौज को भी जीत लिया और कन्नौज का राजा बन गया और अपनी बहन को उसका उपासिका बना दिया और यह अपने राज्य का संचालन कर रहा था। इसी बीच जब हर्षवर्धन इन 6 सालों में युद्ध लड़ रहा था तो इसकी मुलाकात हुई किससे, एक लड़की से। युद्ध के दौरान एक लड़की से इसकी मुलाकात हुई और जिस लड़की का नाम था दुर्गावती। तो कहते हैं ना पहली नजर का प्यार, तो पहली नजर वाला इसका प्यार था। नहीं, वो जब इस दुर्गावती को देखा, दुर्गावती को देखने के बाद इसे समझिए कि सोचा कि इसी से विवाह करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी होगा तो दुर्गावती से होगा, जो होगा देखा जाएगा। फर्स्ट एंड साइट लव हुआ इसे। इसमें एक शायरी याद आ रहा है, वो कहते हैं ना इसके फर्स्ट एंड शायरी पे, हर्षवर्धन की फर्स्ट एंड शायरी पे, एक फर्स्ट एंड साइट वाले लव पर मुझे एक शायरी याद आया। शायरी ये है कि बताने की बात नहीं है पर बताने दोगी क्या, बताने की बात नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क तुमसे बेपनाह है जताने दोगी क्या।
बताने की बात नहीं है, पर बताने दोगी क्या? इश्क तुमसे बेपना है, जताने दोगी क्या? तुम तितली तुम नदी तुम आसमान तुम पानी हो मेरा। तुम तितली तुम नदी तुम आसमान तुम पानी हो मेरा। एक डिबिया में सिंदूर लाए लगाने दोगी? चलिए, तो दुर्गावती को देखा, फर्स्ट एंड साइड लव हो गया। आप समझिए, फर्स्ट एंड साइड प्यार हुआ। दुर्गावती से सोचा शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, जो कुछ हो जाए। यह प्लान किया। अब जानते भाई, महाराज आदमी अगर किसी पे सिंपल भाई किसी को वह शादी का प्रस्ताव देगा और वह एक आदमी परिवार से बिलोंग करे तो शादी करने से कौन मना करेगा। इसकी फैमिली वाले भी मान गए और दुर्गावती से फाइनली इसका विवाह हुआ। दुर्गावती से जब इसका विवाह हुआ तो विवाह के कई वर्षों के बाद इनके बच्चे हुए और जुड़वा हुए। एक का नाम था कल्याणवर्धन और एक का नाम था भाग्यवर्धन। एक का नाम भाग्यवर्धन, एक का नाम कल्याणवर्धन। दो जुड़वा बच्चे हुए। इनके राज्य में चूंकि कई राज्यों को जीत लिए थे तो बहुत सारे मंत्रियों को बनाना पड़ेगा राज्य का संचालन करने के लिए। एक अकेला इंसान सारे राज्यों का संचालन नहीं कर सकता। सारे राज्यों का संचालन करने के लिए कई मंत्रियों को बैठाना पड़ेगा। तो इसने एक मंत्री बनाया था जिसका नाम था अरुणाश्रवा। अरुणाश्रवा बहुत लालची मंत्री था। यह डिसाइड किया कि मैं हर्षवर्धन को मार देता हूँ और हर्षवर्धन को मारने के बाद इसका सारा राज्य मैं अपने हाथों में ले लूंगा, कब्जा कर लूंगा। हर्षवर्धन जब भी चलता था तो इसकी आर्मी इसके साथ चलती थी, तो इसको मारना असंभव था। तो अरुणाश्रवा एक प्लान किया, मैं हर्षवर्धन को नहीं मारूंगा, उसके संतान को मार दूंगा। अगर इसके बच्चों को मैं मार दूंगा तो वो कहते ना, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। बच्चे ही नहीं रहेंगे और हर्षवर्धन धीरे धीरे वृद्ध हो रहा है तो ये मर जाएगा। इसके मरने के बाद सारा राज्य मेरे हाथों में आ जाएगा। एक रात हर्षवर्धन के जो दो बेटे थे, भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, रात में सोए हुए थे। अरुणाश्रवा एक तलवार लेकर के, एक धारदार तलवार लेकर के इसके कमरे में जाता है और एक ही धार में उन दो बच्चों का जो धड़ होता है, जो धड़ यहाँ से कहते हैं, अलग कर देता है एक ही धार में दोनों बच्चों का। और देखिए गलती क्या किया, मारने के बाद वह राज्य को छोड़ के भाग गया। सबसे बड़ी गलती ये किया कि मारने के बाद राज्य को छोड़ करके भाग गया। और जब राज्य को छोड़ करके भागेगा, आप जानिए एक राजा के बेटे की कत्ल हुआ और मंत्री ही गायब है, तो शक तो ऑलरेडी मंत्री पे ही जाएगा। इधर हर्षवर्धन व्याकुल होकर के, पागल होकर के उसे ढूंढ रहा था, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, किसी के दो बेटों की मौत हो जाए और वो भी हत्या हुई हो तो उस बाप पे क्या गुजरेगा वो वही समझ सकता है। हर्षवर्धन ढूंढ रहा था पागलों की तरह, एकदम व्याकुल होकर के, कि जिस तरीके से उसने मेरे बेटे को मारा उसी तरीके से मैं उसे मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कई साल गुजर गए, अरुणाश्रवा नहीं मिला। एक बार बीच मार्केट में हर्षवर्धन जा रहा था कहीं, और बीच मार्केट में वह वेश बदल करके जा रहा था और उसकी मुलाकात हर्षवर्धन से वह टकरा गया। और जब हर्षवर्धन से टकराया तो हर्षवर्धन उसे पहचान लिया और उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद बीच चौराहे में उसे पोल में क्या किया, बांधा। पोल में बांधने के बाद पूरी जो कन्नौज की जनता थी सबको जुटाया वहीं पर। तलवार लिया, जिस धारदार तलवार से उसने हत्या किया था उसी के जैसा एक तलवार लाया। तलवार लाने के बाद बीच चौराहे में जिस तरीके से उसके बेटों की उसने हत्या किया था उसी तरीके से एक ही बार में पूरी जनता के सामने उसने मारा और उसका धड़ अलग हो गया, सर जो था धड़ से अलग हो गया, उसकी हत्या हो गई। और यह कहानी का हमारा तृतीय सर्ग था। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी का तीसरा सर्ग समझ में आया होगा। कहानी का चौथा सर्ग, जब हर्षवर्धन के बेटे भी मर जाते हैं तो यह हर्षवर्धन भी अब थोड़े से दुखी होने लगते हैं। और कहानी के जो चौथे सर्ग हैं वह स्टार्ट होता है एक आचार्य से, आचार्य दिवाकर से। आचार्य दिवाकर जो भगवान बुद्ध के बहुत बड़े उपासक थे, वह राजश्री को यह एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि तुम भगवान बुद्ध की उपासिका बन जाओ। राजश्री अपने भाई हर्षवर्धन से कहती हैं कि मैं भगवान बुद्ध की उपासिका बनना चाहती हूँ। हर्षवर्धन पहले तो मना करते हैं कि इतने बड़े राज्य का संचालन मैं कैसे करूंगा, क्योंकि तुम ही इकलौती बस बची हो, तुम हो और बस वाइफ है इसकी दुर्गावती, और कोई इसकी फैमिली में है नहीं। माता पिता ऑलरेडी मर चुके हैं, इसका जो जीजा ऑलरेडी मर चुका है, भाई ऑलरेडी मर चुका है, बेटे अभी हाल ही में मरे। वो कहा कि इस तरीके से तुम अगर चली जाओगी तो इतने बड़े राज्य का संचालन कैसे करूंगा। लेकिन भाई के बार बार मना करने पर भी राजश्री नहीं मानी। वह बार बार रिक्वेस्ट की कि नहीं मुझे जाना है। कहा ठीक है।
अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम भगवान बुद्ध की उपासिका बनना चाहती हो तो बनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम समय समय पर आकर के कन्नौज का क्या करना, देखभाल करते रहना। राजश्री इस बात के लिए मान गई और वह आचार्य दिवाकर के साथ भगवान बुद्ध की उपासिका बनने में लग गई। और बीच बीच में जब भी उसे समय मिलता था तो आकर के कन्नौज का तथागत रूप से वह मन से तो भगवान बुद्ध की उपासिका थी, लेकिन कभी कभी बीच बीच में आकर के वह कन्नौज का जो भी लेखा जोखा था वह लिया करते थे। ये कहानी का चौथा सर्ग। कहानी का जो 5वां सर्ग है वो हर्षवर्धन के बलिदान के रूप में जाना जाता है, इनके त्याग के रूप में जाना जाता है। वही सर्ग है जिसकी वजह से पाठ का नाम बना त्यागपति। वही सर्ग है जिसकी वजह से इस खंड काव्य का ही नाम बना त्यागपति। हर्षवर्धन हर 5वें साल कुंभ के मेले में प्रयागराज में हर 5 साल के बाद जब भी इनका जो भी 5 साल में जीते रहते थे वह पूरा यह क्या करते थे, घोषणा करवाते थे कि जो भी हमारे राज्य में पंडित दुखियारी और सहाय लोग हैं वहां पर आए और यह जो भी 5 साल के अंदर जितना भी धन दौलत कमाए रहते थे वह सारा धन दौलत क्या करते थे, दान दे देते थे जितने भी लोग आते थे। यद्यपि ऐसा भी कहा जाता है कि हर्षवर्धन जब नहा करके निकलते थे तो अगर कोई भिक्षुक, जब इनके पास धन नहीं बचता था, कोई भिक्षुक इनसे अपना वस्त्र मांग लेता था तो ये अपना वस्त्र भी दान कर देते थे और अपनी बहन राजश्री से उधार वस्त्र मांग करके ये अपने राज्य वापस लौटा करते थे। तो हर्षवर्धन कह सकते हैं तो एक महान राजा होने के साथ साथ एक दानी भी थे और वीर दानी थे, क्योंकि जो भी 5 साल में कमाए रहते थे वो क्या करते थे, अपना सर्वस्त्र दान कर देते थे। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि ये 5वां सर्ग आपको समझ में आया होगा। यही कहानी है और यही गोरखपुर जिले में आता है, इसी को लिखना है। तो कहानी का दूसरा सर्ग ज्यादा आता है, फिर उसके बाद कहानी का पूरा सारांश आता है लिखने के लिए, या तो कहानी के नायक का चरित्र चित्रांकन आता है, या तो कहानी के नायिका, कहानी की नायिका कौन है, राजश्री, इनका कैरेक्टर आता है। उम्मीद करते हैं आप इसको आसानी से लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में वो 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला जो 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है गद्य पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए आप कभी साल भर हिंदी का किताब नहीं देखे, कभी नहीं देखे, लेकिन पहला चीज तो आप ये जानिए कि जिसको संदर्भ लिखने आ गया वो 8 नंबर पा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि संदर्भ लिखने के लिए ही 8 नंबर का आता है। अब आप कहेंगे सर कैसे संदर्भ लिखने के लिए 8 नंबर का आता है? तो 2 नंबर हिंदी के गद्य से, 2 नंबर हिंदी के पद्य से, 2 नंबर संस्कृत के गद्य से, 2 नंबर संस्कृत के पद्य से, 8 नंबर आता है। तो अगर आप संदर्भ लिखना सीख गए तो 8 नंबर तैयार हो जाएगा। अब संदर्भ लिखने के लिए एक चीज और जरूरी है, पाठ और उसके लेखक का नाम। तो पाठ और लेखक का नाम कैसे पहचानेंगे कि ऐसा कौन सा पैसेज है, उस पैसेज में कुछ कीवर्ड मिल जाए तो आप जान जाएंगे कि यह लेसन इसी लेखक का है या इसी लेसन का है। जैसे गद्य पर पहले समझते हैं। मान लीजिए राष्ट्र का स्वरूप है, पैसेज कोई दिया है राष्ट्र का स्वरूप से, और इसे लिखे कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो आज तक राष्ट्र का स्वरूप वाले पैसेज में किसी भी पैसेज में देखेंगे तो उसमें 3 वर्ड कॉमन होती है। तीनों में से एक शब्द जरूर आएगा, या तो उस पूरे पैसेज में राष्ट्र शब्द आ जाएगा, या तो जन मीन्स होता है लोग शब्द आ जाएगा, या तो धरती माता शब्द आ जाएगा। अगर पूरे पैसेज में कहीं भी आपको राष्ट्र दिख गया, जन दिख गया, धरती माता दिख गया, तो उसका जब संदर्भ आप बनाएंगे तो बन जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, और लिखे कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आगे देख लीजिए रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में 3 वर्ड कॉमन है। पूरे पैसेज में कहीं ना कहीं आपको मानवता शब्द देखने को मिलेगा, या तो चमत्कारी शब्द देखने को मिलेगा, या तो आंगन शब्द देखने को मिलेगा। अगर पूरे पैसेज में आपको इन तीनों वर्डों में से कोई एक वर्ड भी देखने को मिल जाएगा तो आप उसका जब संदर्भ लिखेंगे तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में हो जाएगा, और लिखे कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। अशोक के फूल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दोनों जिस पे हमने टिक लगा दिया वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्हीं चारों में से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का एक पैसेज आएगा, ये गारंटी है। लगभग 90% उम्मीद रहेगा कि इन्हीं चारों में से एक पैसेज आपके 10 नंबर में जरूर आएंगे। इसलिए इस जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, कीवर्ड याद कर लीजिएगा। अगला अशोक के फूल, मान लीजिए अशोक के फूल से आ रहा है तो इसे लिखे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
उस लेसन में या उस पूरे पैसेज में या तो अशोक शब्द दिया होगा या तो दुर्दम निर्मम शब्द दिया होगा, तो वह अशोक के फूल से होगा। फिर भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता को किसने लिखा है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है। तो इनके लेसन में सबसे ज्यादा बार यही पूछता है, रमणीयता वाला पैसेज सबसे ज्यादा बार आता है। तो उसमें या तो रमणीयता दिया होगा या तो भाषा या तो सामाजिक अटूट अंग या तो नवीनीकरण शब्द दिया होगा, तो वह भाषा और आधुनिकता का चैप्टर बनेगा। निंदा रस, अगर निंदा रस की बात हो रही है तो हरिशंकर परसाई की, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, धृतराष्ट्र शब्द जैसे शब्दों का अगर जिक्र हुआ है पूरे पैसेज में, तो वह निंदा रस होगा। अगला हम और हमारा आदर्श, इसे लिखे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। इस लेसन में या तो युवा छात्र आएगा या तो ब्रह्मांड आएगा या तो न्यूनतम आएगा। अब जरा सा एक चीज और समझते हैं कि संदर्भ लिखते कैसे। जैसे मान लीजिए आपने पहचान लिया कि इस लेसन का है, इस राइटर का है, तो संदर्भ लिखेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए आपने पहचान लिया कि अशोक के फूल से हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आसान भाषा में फिर से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए हम इस पर लिख नहीं रहे हैं, एक बार ऐसे बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिएगा कि मान लीजिए अगर भाषा और आधुनिकता से आ गया और आप पहचान लिए, तो कैसे संदर्भ लिखेंगे? आप लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। 4 क्वेश्चन और भी आते हैं। अब वो 4 क्वेश्चन क्या आते हैं? जैसे जो पैसेज दिया होता है, जो गद्यांश दिया होता है, उस गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो उसी गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन दिए होते हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर उसी गद्यांश में होता है, ढूंढ के लिखना होता है। तो अगर मान लीजिए आपको छाट के लिखने की आंसर नहीं आदत है, तो आप क्या करिएगा? बहुत हूबहू सिंपल सा, वैसे तो हिंदी है आसान है, अंग्रेजी रहता तो शायद दिक्कत होता छाटने में, लेकिन हिंदी है तो अधिकांश बच्चा, लगभग हमें लग रहा है 95% बच्चे छाट करके पैसेज पढ़ेंगे तो छाट के लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो भी नहीं आ रहा है, एकदम गधे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिएगा? जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन की लाइन मैच कर लीजिएगा। पूरे पैसेज में कहीं ना कहीं लाइन जरूर दिया होगा, कहीं ना कहीं 1-2 लाइन जरूर दिया होगा उस पैसेज से या उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उठा करके वही लाइन लिख देंगे तो 2 नंबर का है। अगर छाट के नहीं लिखे हैं तो 1-1.5 नंबर आपको मिल जाएगा। 2 में 2 तो नहीं मिलेगा। रीजन ये है क्योंकि जो बच्चे छाट के लिखते हैं, अच्छा सुसंगठित ढंग से आंसर लिखते हैं, उनको 2 में 2 मिलता है, और जो लोग नहीं लिख पाते हैं और कुछ लिखे हैं तो उन्हें 1 या 1.5 जरूर मिल जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आप गद्य पे आधारित कोई भी पैसेज आएगा तो आसानी से उसको पहचान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो तीसरा क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, वो पद्य पर आधारित प्रश्न बनता है। चूंकि आपके काव्यांजलि में बहुत सारे लेसन हैं, उन सारे लेसनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने बोर्ड पे 7 लेसन लिखा है, उन 7 लेसनों से 2 स्टिंजा आता है, 2 गद्यांश आता है। कभी कभी हमारे मुंह से अंग्रेजी निकल जाता है, तो जो भी वीडियो देखते हैं बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि स्पेशल हिंदी के टीचर हैं नहीं। ठीक है, तो वो अब मैं पढ़ा दे रहा हूँ, अलग बात है। तो होता क्या है कि जैसे पद्य पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो 10 नंबर के आते हैं, तो वो 10 नंबर कैसे आप आसानी से गेन कर सकते हैं उसके बारे में जान लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर पवन दूतिका लेसन से आ रहा है, जिसे लिखे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, तो पवन दूतिका वाले लेसन से लिखा गया। तो उसके अधिकांशतः पैसेज में जो बोर्ड एग्जाम में पैसेज पूछे जाते हैं, स्टिंजा पूछे जाते हैं, उनमें या तो पवन शब्द दिया रहता है, या तो खिन्ना शब्द दिया होता है, या तो लज्जाशील दिया होता है, या तो उपवन, या तो सत्यपुष्प, या तो प्रिय विरह शब्द दिया रहेगा, तो आपका बन जाएगा पवन दूतिका। ये इंपॉर्टेंट में रहेगा दोस्तों। अगला कैकेयी का अनुताप से अगर दिया है तो उसमें या तो मैथिली शरण गुप्त जो इसके लेखक हैं, या तो उसमें रानी शब्द दिया होगा, या तो अभागा शब्द दिया होगा, चंद्रलोक, धिक्कार, फूल, सुकुमार, पाप, अनुताप, माता, ये ऐसे कुछ कीवर्ड है जो अक्सर कर उन स्टिंजा में दिए होते हैं।
अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा फेमस रहेगा जयशंकर प्रसाद इस साल इसलिए फेमस रहेगा क्योंकि हर साल इससे पूछा जाता है श्रद्धा मनु वाले लेसन से। अभिराम शब्द दिया हो, घनश्याम शब्द दिया हो, तपस्वी शब्द दिया हो, नवल प्रभात शब्द दिया हो, रजनी शब्द दिया हो, रहस्य दिया हो, पतवार दिया हो, जयगान दिया हो, समर्पण दिया हो। समर्पण लो सेवा का द्वार, इस तरीके का एक पैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर इससे आता है तो जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। अगर मान लीजिए नौका बिहार से आ रहा है तो इसे लिखे सुमित्रा नंदन पंत जी। तो शाश्वत शब्द दिया होगा, या तो उज्जवल शब्द दिया होगा, या तो लहर शब्द, या तो धार, या तो द्वीप, या तो चांदनी शब्द दिया होगा, तो आपका बन जाएगा नौका विहार, जिसे लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला बापू के प्रति, इसे भी इन्होंने ही लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने ही। इसमें के दो पैसेज जो बहुत बार पूछा जाता है, मांसहीन रक्तहीन, ये वाला पैसेज अगर मांसहीन रक्तहीन वाले पैसेज आपको मिल रहे हैं तो आप जान जाइएगा कि बापू के प्रति जो पैसेज है वह बापू के प्रति लेशन है और सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। अगला महादेवी वर्मा का कई गीत वह लिखी है, तो गीत थर्ड वाला एक जो पैसेज है नीड और दुख अगर शब्द मिला है तो गीत थर्ड वाले से होगा, जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभिनव मनुष्य, क्योंकि लगभग ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम के 7 सेट बनते हैं, इसके 3 सेट में जरूर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभिनव मनुष्य से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये आधुनिक युग का राइटर है भाई, स्वतंत्र युग का लेखक है, तो इसलिए स्वतंत्र युग के लेखक का एक गद्यांश या एक पद्यांश जरूर दिया जाता है। अभिनव मनुष्य क्या होता है? अभिनव मनुष्य में या तो दुनिया शब्द दिया होगा, या तो पुरुष शब्द दिया होगा, और या तो सावधान मनुष्य, ये बहुत बार पूछा जाता है, सावधान मनुष्य, ठीक है, या तो ब्रह्मांड शब्द दिया है, तो इसे लेसन बन जाएगा अभिनव मनुष्य। और इसे लिखे कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसे लिखा है। अब मान लीजिए आप इस पैसेज को या इस स्टेंजा को आप पहचान लिए, तो लिखेंगे कैसे? इससे भी संदर्भ आएगा, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। इसमें लिख रहे थे आप तो इसमें लिख रहे थे तो गद्यांश हो रहा था, इसमें जब लिखेंगे तो पद्यांश हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, जैसे मान लीजिए अगर पवन द्योतिका से लेसन से आया, चाहे कैकई का अनुताप से आया, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कैकई का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता या इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी। ये हो गया आपका संदर्भ लिखने का तरीका। एक बार और बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए श्रद्धा मनु से आया, तो कैसे आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक या जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें भी 4 क्वेश्चन अलग बनते हैं दोस्तों, इसमें भी 4 क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी उन पैसेजों को आप पढ़ेंगे तो उन पैसेजों को जैसे पढ़ेंगे तो उसका अर्थ मिलेगा, आपको अर्थ कुछ न कुछ मिलेगा, तो उस पैसेज से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिया होता है, उसे ढूंढ कर लिखना होता है। कभी कभी इसमें अलंकार पूछ लेता है कि उपर्युक्त गद्यांश में या उपर्युक्त पद्यांश में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो एक बात आप जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको अलंकार पहचानने नहीं आता है, तो एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड ज्यादातर आपको कीवर्ड में ज्यादातर देखने को मिलता है किसी भी पैसेज में या किसी भी स्टेंजा में, अनुप्रास और रूपक, ये ज्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है कि कौन सा, नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा अलंकार है, तो कम से कम अनुप्रास लिख देंगे तो वह बन जाएगा आपका, आधा 1 नंबर मिल जाएगा। रीजन इसलिए क्योंकि अनुप्रास अलंकार उसी को कहते हैं जब एक शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार हो जाए तो वह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और पूरी गद्यांश में या पूरे पद्यांश में जब आप ढूंढेंगे, एक आध शब्द जरूर ऐसा होगा जो 2 बार आ गया होगा, एक आध शब्द जरूर ऐसा होगा 1 से 2 बार आ गया होगा, तो ये अलंकार लगभग हर स्टेंजा में दिया होता है। तो ये 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है वो आता है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय आप क्या पढ़ें, कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट लेखकों का जीवन परिचय आप पढ़ लें जिससे आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। हमने बोर्ड पे कुछ नाम लिखे हैं, इससे बाहर आज तक आया नहीं है, उम्मीद करेंगे आएगा नहीं, उम्मीद है लगभग आपको मिल जाएंगे ये हर हाल में। और देखिए होता क्या है कि जीवन परिचय में बच्चे नंबर क्यों कम पाते हैं, उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि कभी कभी जीवन परिचय जब बच्चे लिखते हैं तो केवल जीवन परिचय लिख के छोड़ देते हैं, बाकी अदर चीजें नहीं लिखते, तो वही नंबर कटने का मेन कारण होता है। जैसे मान लीजिए गद्य से आप में बहुत सारे लेशन हैं, तो 3 लेखकों का जीवन परिचय अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए
वासुदेव शरण अग्रवाल का आप जीवन परिचय लिखते हैं तो जीवन परिचय में लिखा क्या जाता है ये जानिए। सबसे पहले जो जीवन परिचय लिखते हैं उसमें लेखक का जन्म कब हुआ, किस गांव में हुआ, उसके मम्मी पापा का नाम क्या था, शादी हुई है तो वाइफ का क्या नाम है, और अगर उसके बच्चे हुए हैं तो उसका क्या नाम है। किसी संस्था से लेखक अगर पढ़ा है, किसी विद्यालय से, तो वह नाम, लेखक अपने जीवन में कोई उपलब्धियां हासिल किया है या कोई पत्रिका लिखा है उसका नाम, लेखक किस जगह मरा है, किस सन में मरा है, वह डेट, ये जीवन परिचय होगा। केवल इतना से नंबर नहीं मिलेगा, इतना से तो मात्र 2 नंबर मिलेगा। अब इसके बाद जब नीचे आएंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कृतियां। जैसे हर लेखक के जीवन परिचय का कुछ आपको कृतियां याद करना पड़ेगा, 4, 5, 2, 3 जो भी आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें याद करने के लिए कृतियां। अगर निबंध संग्रह भी अगर आप याद कर सकते हैं तो कृतियां, निबंध संग्रह, यात्रा वृत्तांत, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप आएंगे तो इसके आगे आएंगे तो भाव पक्ष कला पक्ष होता है। भाव पक्ष में इसमें क्या लिखा है, कला पक्ष में क्या लिखा है, और जो लास्ट वाली हेडिंग बनता है, जैसे किसी का कैरेक्टर लिखते समय कंक्लूजन बनता है, उसी तरीके से हिंदी में किसी भी लेखक का जीवन परिचय जब आप लिखेंगे तो लास्ट में एक हेडिंग पड़ता है हिंदी साहित्य में स्थान। इस लेखक का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, इसका कोई वैल्यू है कि नहीं है, इसका कोई महत्व है कि नहीं है, तब जाकर के आपका 5 नंबर क्लियर होगा। ऐसे नहीं है कि आप केवल सिंपल वे में डेट ऑफ बर्थ लिख दिए, जन्म मृत्यु, मम्मी पापा का नाम, एजुकेशन, बीवी बच्चों का नाम लिख दिए तो आपको 5 में 5 मिल गया, नहीं मिलेगा। आपको 3 से 2, 3, 2.5, 3 नंबर मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आज के बाद कभी भी बोर्ड एग्जाम में आप जाइएगा, जीवन परिचय लिखिएगा तो उसका जन्म तिथि, उसके मम्मी पापा का नाम, कहाँ वो पैदा हुआ है उस जगह का नाम, किसी संस्था से वह पढ़ा है उस संस्था का नाम, कहाँ से हाई स्कूल पढ़ा है, अगर बीए किया है चाहे बीएससी किया, जो भी मैट्रिक की परीक्षा पास किया वो, अगर अपनी लाइफ में कोई उपलब्धि हासिल किया है तो वो, जिससे शादी किया है उसकी बीवी का नाम, बच्चे हुए हों तो वो भी नाम, फिर उसके बाद उसका मृत्यु कहाँ हुआ है वो, फिर उसके बाद उसकी कुछ कृतियां, निबंध संग्रह, फिर भाव पक्ष कला पक्ष लिखेंगे, फिर उसके बाद हिंदी साहित्य में स्थान लिखेंगे तो आपको 5 में उम्मीद करेंगे 5 में 4.5, 5 नंबर मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से पद्य में आएंगे तो पद्य से भी जीवन परिचय आता है। इंपॉर्टेंट रहेगा जो सामान्य हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन सामान्य हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जो बच्चे आर्ट साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि आर्ट साइंस बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लेसन पढ़ना होता है, उन्हें कम से कम ये भी देख लेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का भी। और ऐसा नहीं है कि सामान्य में नहीं आ सकता, ये सामान्य में भी आ सकता है, क्योंकि सामान्य के भी चैप्टर में ये पढ़ा जाता है। तो एक नजर आप इनको भी जरूर देख लेंगे मैथिली शरण गुप्त का। अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जीवन परिचय से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हमने आपको 45 नंबर पढ़ा दिया। 5 नंबर का कहानी लिखने के लिए आता है, तो 5 नंबर की कहानी में अभी मैं आपको पंचलाइट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद एक और कहानी आपको पढ़ाएंगे बहादुर, जो शानदार कहानी है पंडित अमरकांत जी की, जो गोरखपुर के राइटर हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यही दोनों कहानी में से एक कहानी लिखने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। और अगर आप अच्छे से इस कहानी को सुन लेते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए समय नहीं गवाएंगे, सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं। पंचलाइट है क्या दोस्तों? पंचलाइट अगर सिंपल वे में कहें तो गांव में आज से बहुत साल पहले लालटेन जलाया जाता था। हमारे अगर भोजपुरी लैंग्वेज में कहें तो लालटेन को ही हम पंचलाइट कहते हैं, सिंपल वे में अगर कहा जाए। क्योंकि ये हमारी कहानी है बिहार की। बिहार एक पिछड़ा इलाका, उसी इलाके की कहानी है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने एक बिहार के पिछड़े इलाके का जो दृश्य है उसी को उन्होंने इस कहानी में उड़ेल के रख दिया है। उड़ेलने का मतलब पूरा कहानी में जो एक पिछड़ी जो गांव होता है, जो गांव का रूपरेखा होता है, उसी के बारे में उन्होंने इस पंचलाइट कहानी में बताया। कहानी को पढ़ने से पहले कुछ कैरेक्टर के बारे में जान लीजिए कि इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर का किस कैरेक्टर से क्या संबंध है, क्योंकि बिना कैरेक्टर बताए हमको लेसन पढ़ाने में मजा नहीं आता है। लेसन पढ़ने से पहले कैरेक्टर समझिए, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए इस कहानी का जो नायक है जिसका नाम है गोधन, गजब का कैरेक्टर है, हीरोइन को देख के गाना भी गाएगा। गोधन कौन है? तो कहानी का नायक है। और इसकी जो प्रेमिका है उसका नाम है मुनरी, ये भी गजब की कैरेक्टर है, खूब मुस्कुराती है गाना सुन सुन के। गोधन की प्रेमिका है। गुलरी कौन है? तो गुलरी, मुनरी की माँ का नाम है गुलरी काकी, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला कैरेक्टर आएगा कनेली,
कनेली कौन है? तो गोधन की जो प्रेमिका है जिसका नाम मुनरी है, उसी की सहेली का नाम है कनेली। अगनु यह छड़ीदार है जो पंचलाइट को जब खरीदा जाता है तो अपने सिर पर उस पंचलाइट को शहर से या गांव लेकर के आता है। मुनगैन यह कीर्तन करने वाले सदस्यों का हेड रहता है, मुख्य आदमी रहता है। जैसे जो बाजा साजबाज वाले होते हैं उनका एक हेड होता है, मुखिया होता है, तो वह बाजा वालों का मुख्य होता है मुलगैन। इस कहानी में कई सारी टोलियां हैं जिनमें 2 टोली का जिक्र किया गया है, एक है महतो टोली, एक है राजपूताना टोली। तो ये कहानी इस महतो टोली की है और राजपूताना टोली के लोग थोड़ा सा व्यंग कसते हैं। फुटंगी झा कौन है? एक ऐसा आदमी जो ब्राह्मण टोली का सदस्य है और यह क्या करता है? व्यंग कसता है। रोदल साहू बनिया है जो एक दुकानदार हैं। इस कहानी में कुछ और बातें हैं। पूरे 5 रुपए 5 कौड़ी, पूरे 5 रुपए 5 कौड़ी यह उस पंचलाइट का दाम होता है। और एक और चीज है, गाय लूं तो दूहे कौन, यह शब्द होता है, इस शब्द को कहा जाएगा इस कहानी में। और चूंकि ये जो भी लिखे हैं ना, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आप इनको हेडिंग करके आप ब्लैक पेन से डॉटेड करके जब कहानी में मेंशन करेंगे ना, तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो प्रभावित होगा और वो आपको 5 में 5 नंबर देने का भाई कष्ट क्या उसको देना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जब इसको लिखेंगे ना तो इसका सेंस यही है कि वो पढ़ा लिखा है। जो भी एग्जामिनर होता है वो यही जानता है भाई इतनी बारीक चीजों को लिखा है तो वो पढ़ा लिखा बच्चा होगा, डिटेल पढ़ा होगा, तभी वो इतना बारीक चीजों को लिखा है। अगला चीज है तुमने जात की इज्जत रखी, एक डायलॉग मारा गया है, तुमने जात की इज्जत रखी है, खूब गाओ सलीमा का गाना, यह डायलॉग है। और इस कहानी में जो गाना का यूज हुआ है, जो अक्सर कर गोधन जो है हीरोइन को देख के गाता रहता है, उस गाने का नाम है हम तुमसे मोहब्बत करके सनम नहीं सनम। हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, ये आधुनिक मॉडर्न टाइम का गाना है, लेकिन उस समय यह गाना गाता था हम तुमसे मोहब्बत करके सनम दिन रात XYZ। चलिए हम लोग सीधे सीधे टॉपिक जाते हैं और कहानी को सीखते हैं। यह कहानी स्टार्ट होती है बिहार के एक जिले से। जिस जिले से ये कहानी स्टार्ट होती है उस जिले में बहुत सारी टोलियां थी। उन टोली में एक गरीब टोली थी जिस टोली का नाम था महतो टोली। महतो टोली के लोग पिछले 15 दिनों से चंदा एकत्रित कर रहे थे एक पंचलाइट खरीदने के लिए, क्योंकि उनके गांव में पंचलाइट नहीं था। पंचलाइट इन द सेंस लालटेन। आपको जरा सा यह सुन करके आश्चर्य होगा, सर लालटेन खरीदने के लिए 15 दिन से पैसा जुटा रहे थे। तो हकीकत है ये कहानी आज की नहीं है, कई 100 साल पहले की कहानी आप पढ़ रहे हैं। कई 100 साल पहले 1-1 रुपए की 1-1 पैसे की वैल्यू हुआ करती थी। तो उस जमाने में एक आदमी के लिए पंचलाइट खरीदना बहुत बड़ी बात थी। पिछले 15 दिनों से रामनवमी के मेले पर चंदा एकत्रित कर करके ये सब पैसा जुटाए। 15 रुपए, 15 दिन में 15 रुपए गांव वालों से जुटा। तो जो गांव का मुखिया था वह मुखिया पंचलाइट खरीदने के लिए चला। पंचलाइट खरीदने के लिए जब गया तो उसके साथ बहुत सारे लोग गए थे, जिसमें अगनू भी था। अगनू नाम का एक आदमी है जो छड़ीदार है। ये सब के सब पंचलाइट खरीदने गए। तो जो जिस दुकान पे शहर में गए थे वहां पर जो दुकानदार था वह क्या किया, जब इससे पंचलाइट का दाम पूछा गया कि भाई ये पंचलाइट का दाम कितना है, तो दुकानदार ने कहा कि पूरे 5 रुपए 5 कौड़ी में यह दाम है इसका। तो जैसे ही मुखिया जी यह बात सुनते हैं तो मुखिया जी अपने मूंछों पर ताव देते हुए कहते हैं, हाँ ऐसा पंचलाइट बहुत देखे हैं। आप जानते हैं, आप किसी दुकान पे गए हो या न गए हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूर आप दुकान से सामान खरीदते तो कहते अभी तो कल ही लेके गए थे, कल ही मेरा दोस्त लेके गया था, इतने तो आप दिए थे। ये लोगों की आदत होती है, नेचर होती है। तो उस मुखिया ने क्या कहा, ऐसे ऐसे पंचलाइट बहुत देखे हैं, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो क्या? तो जो दुकानदार था रोदल साहू का, सर आप लग रहा है कि गांव के मुखिया हैं, चलिए कोई बात नहीं, गांव का मुखिया पंचलाइट खरीदने आया है तो मैं आपको कुछ कम में दे देता हूँ। आप 5 कौड़ी मत दीजिएगा, 5 रुपए दे दीजिए, पंचलाइट ले लीजिए। 5 रुपए में उस पंचलाइट को खरीदा गया। और जब पंचलाइट को खरीद करके लाया जा रहा था तो जो अगनू छड़ीदार था पंचलाइट को अपने सिर पर लेकर के आ रहा था।
रास्ते में उसकी मुलाकात हुई ब्राह्मण टोली के एक सदस्य से जिसका नाम था फुटंगी झा। फुटंगी झा का, अरे ओए अगनू, तुम इस पंचलाइट को, इस लालटेन को कहाँ लेके जा रहे हो? अगनू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग अपने घर की ढिबरी को पंचलाइट कहते हो और दूसरे घर के पंचलाइट को तुम लोग लालटेन कहते हो। ये लालटेन दिखाई दे रहा है तुमको, ये पंचलाइट है। ये व्यंग कसता है और वह धीरे धीरे लेकर के घर वापिस आता है। रास्ते में बड़ा एक्टिंग में वो चल रहा होता है। एक्टिंग इन द सेंस, अगर कोई उसके पंचलाइट के करीब आ जाता है तो कहता है हाँ हाँ गिर जाएगा, इतना महंगा पंचलाइट है, 5 रुपए में खरीदा गया है। तो ऐसे बोलता है कि लोगों को लगता है कि यार कितना महंगा खरीदा गया, वास्तव में 5 रुपए की कीमत रही होगी। गांव में लेके आया जाता है तो जो मुखिया जी होते हैं पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि आज की शाम में गांव में जब तक पंचलाइट जल नहीं जाता किसी के घर ढिबरी भी नहीं जलेगी, खाना नहीं बनेगा। सभी के सभी तैयार हो जाते हैं और यह आदेश दे दिया जाता है कि शाम के समय पंचलाइट को मुखिया जी के दरवाजे पर जलाया जाएगा। मुखिया जी अपनी वाइफ को भी कह देते हैं कि नहा धो करके तुम रेडी हो जाना, ठीक है, रेडी हो जाना। उसके बाद इस पंचलाइट को पूरे गांव के सामने क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा। शाम हुई, गांव के जितने लोग थे, इस कीर्तन वाले को भी कह दिया गया कि जब पंचलाइट जल जाएगा तो तुम भी कीर्तन, अपना भजन कीर्तन शुरू कर देना। तो कीर्तन वाला जो मुलगैन था अपने बाकी साथियों से कह दिया, देखो आखिरी डेढ़ में या आखिरी धरने में तुम लोग डेढ़ वेढ़ बहुत करते हो। मतलब जब आखिरी राग चलता है गाने का, कोई ईर घाट जाता है, कोई वीर घाट जाता है, और इस बार अगर तुम लोग डेढ़ वेढ़ कर दिए तो कल से एकदम तुम लोग को मैं बाइकाट कर दूंगा, बुलाऊंगा ही नहीं किसी गाने में। सब प्रिपरेशन हो गया, सारे के सारे लोग मुखिया जी के दरवाजे पर शाम के समय उपस्थित हुए। शाम के समय उपस्थित हुए और जब शाम के समय उपस्थित हुए तो मुखिया जी अपनी बड़ाई करवाना स्टार्ट किए। मुखिया जी कहे, जानते हो तुम लोग? कहे सारे गांव वाले, नहीं महाराज बताइए क्या जानते हैं। मुखिया जी ने कहा, जानते हो जब मैं गया दुकान के पास तो दुकानदार मुझसे कहा कि इस पंचलाइट का दाम 5 रुपए 5 कौड़ी है। तो मैंने उससे कहा कि ऐसे ऐसे पंचलाइट मैं बहुत देखा हूँ, तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? इसके बाद फाइनली वह 5 रुपए में मुझे क्या दिया, यह पंचलाइट दे दिया। तो सारे गांव वालों को लगा कि मुखिया जी बहुत जीनियस है, बहुत बुद्धिमान है। सब लोग लगे थपड़ी बजाने, शाबाश मुखिया जी बहुत अच्छे हैं, ये तो 5 रुपए में पंचलाइट खरीद के लाए हैं, इतने अच्छे हैं। अगनू छड़ीदार देख रहा था, वो सोचा यार ये अपनी तारीफ करवा रहे, मैं भी थोड़ा तारीफ करवा लूं। वो तारीफ में क्यों पीछे रहे? वो कहा, जानते हो तुम लोग, जब ये पंचलाइट दे रहा था ना, इसका डब्बा छिपवा लिया था, जिसमें ये पंचलाइट रखा गया था, इसका डब्बा वो छिपा लिया था। मैंने कहा कि पंचलाइट मैं ऐसे लेके जाऊंगा क्या खुले में, मुझे डब्बा भी चाहिए। तो जाके मुझे डब्बा दिया, तो बाकी जितने लोग थे सब डब्बो लेके आए हैं, कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छी आदमी है, डब्बा भी लेके आए हैं, सब खुश। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सब एकदम एक्साइटेड, बहुत ज्यादा हैप्पी। फाइनली रोदन साहू के दुकान से तेल मंगाया गया और पंचलाइट को जलाने की बारी जब आई, सब शांत। पूरे गांव में ऐसा कोई शख्स नहीं था जो पंचलाइट को जला सके। सबके चेहरे पर मायूसी छा गई, सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। गांव वाले, अब मुखिया जी जो अभी कुछ समय पहले ताली बजवा रहे थे, गांव वाले खुश रहते, इस गधे को पता नहीं है पंचलाइट खरीद के लाया है, ये गधा निकम्मा आवारा कहीं का पंचलाइट खरीद के लाया और इसे पता नहीं कि गांव में कोई पंचलाइट जला सकता भी है या नहीं जला सकता। पहले पता कर लेना चाहिए था ना। वो कहते हैं ना, कहावत याद आती है कि गाय लूं तो दूहे कौन। गाय खरीद लिया, पता नहीं है किसे दुहना किससे है। पंचलाइट खरीद के लेके चला आया, लेकिन पता नहीं है कि जलाएगा कौन। सब बेचारे उदास। इधर राजपुताना टोली के लोग व्यंग कस रहे थे और कह रहे थे, जा करके महतो टोली के मुखिया से कहो कि कान पकड़ के 5 बार उठे बैठे, पंचलाइट अभी जल जाएगा। कान पकड़ के उठे बैठे, पंचलाइट जल जाएगा। अगनू छड़ीदार आकर के कहा कि महाराज मुखिया जी ऐसी ऐसी बात है, दूसरे गांव के जितने भी लोग हैं वो हमारा मजा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जाके अपने मुखिया से कहो कि पंचलाइट के सामने कान पकड़ के उठे बैठे 5 बार, अभी पंचलाइट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। सभी लोग उदास। मुखिया जी कह रहे थे, मजा लेने का समय है तो लेंगे ही, कर भी क्या सकते हैं हम लोग, कर भी क्या सकते हैं। उसी जितने भी गाँव वाले थे, उन्हीं गाँव वालों में हमारी जो हीरोइन है जिसका नाम है मुनरी, ये भी उपस्थित थी। गाँव वालों की ऐसी स्थिति को देख करके मुनरी थोड़ी सी उदास होती है और वह जानती है कि इसका प्रेमी गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन वह कैसे कहे
क्योंकि पिछले कई महीनों से गोधन को उस गांव से निष्कासित कर दिया गया है, उसे बाहर निकाल दिया गया है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। न गांव से कोई लेना देना नहीं है, गांव का एक भी सदस्य उसे बोलता नहीं है। रीजन है उसके पीछे, रीजन क्या है कि पहली बात तो गोधन दूसरे गांव का है, आकर के उस गांव में बस गया था, अपना काम काज कर रहा था, लेकिन टैक्स नहीं दे रहा था। तो गांव वालों को एक समय मिल गया, एक चांस मिल गया, एक अवसर मिल गया। अवसर क्या मिला कि जो मुनरी की माँ थी गुलरी, किसी ने जाकर के इससे कह दिया कि तुम्हारी बेटी को यह पसंद करता है और उसे देख करके गाना गाता है। पार्टी में जब जाते हैं दोनों तो देख करके गाना गाता है। और गाना क्या गाता है? हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, दिन रात यही रोते हैं, यही गाना है शायद, यही गाना होगा कि हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, हाँ यही है, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, दिन रात यही रोते हैं, ये गाना गाता है। अब ये जो गुलरी थी जाकर के मुखिया जी से शिकायत कर दी। मुखिया जी को एक अवसर मिल गया उसे गांव से निष्कासित करने का, गांव से उसे बाहर कर दिया गया, हुक्का पानी उसका बंद कर दिया गया। मुनरी ये सारी बातें सोच रही थी और बातों को सोचने के बाद वो अपनी सहेली कनेडी से कही चीधो चिक चिक। अपनी सहेली जो शब्द उसके कानों में कही चीधो चिक चिक, इनका कोड भाषा था। कोड भाषा समझते हैं? कोड भाषा बच्चों का भी कोड भाषा होता है, बच्चियों का भी कोड भाषा होता है। कोई आ रहा है तो कोडिंग भाषा में बतियाते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग कोड भाषा होता है, तो इसका भी कोड भाषा है। ये अपने मतलब जिस लड़की को पसंद करती है उस लड़की को चीधो चिक चिक से इंडिकेट करती है। और सहेलियां जानते हैं कितनी होशियार होती हैं, समझ जाती हैं। गोधन मुनरी से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि समझिए इसके प्यार का परवान पूरे गांव पे चढ़ गया था। पूरा गांव शोर शराबा हो गया था कि गोधन की प्रेमिका है मुनरी। एक शायरी याद आ रहा है, सुन लीजिए। गोधन से ये आप लोगों पे इंडिकेट करते हैं, वो कहते हैं ना कि जिधर देखो, ऐसे जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं। जिधर देखो, हाँ ध्यान से सुनिए, जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। साथ हुई, जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लेकिन लाखों तैयार बैठे हैं। और ये लड़के जो हैं लड़कियों के चक्कर में होते हैं बर्बाद, और ये जो लड़के हैं लड़कियों के चक्कर में होते हैं बर्बाद। और अगर कुछ नहीं मिले तो सरकार को दोष देते और कहते हैं कि हम बेरोजगार बैठे। ये जो है गोधन लाल, कुछ यही कंडीशन है गोधन लाल की। गोधन लाल की कंडीशन थोड़ी सी अजीब है, इसीलिए इनको बाहर निकाला गया। कनेली से कहते हैं, कनेली से कहती है मुनरी चीधो चिक चिक, ये समझ जाती है क्या कहना चाहती है। वो जाकर के कहती, जाके मुखिया जी से कह दो कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। फाइनली जाकर के मुखिया जी को बताया जाता है। मुखिया जी सब करें क्या, कैसे बुलाएं, क्योंकि वही खदेड़े हैं। बाकी लोगों से डिस्कस किया जाता है तो लोग कहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, जब बात इज्जत पे आई है तो उसे बुलाया जाए, चाहे जो होगा देखा जाएगा। छड़ीदार को भेजा जाता है कि जाओ उसे बुला के लाओ। छड़ीदार जाता है, रोते रोते रोनी सी सूरत बना के आता है। कहता है मुखिया जी गोधन आने से मना कर रहा है। वो कह रहा है कि अभी हम जाएंगे और पंचलाइट जलाने में 1.5 बेड़ हो गया तो फिर हमको फाइन भरवाओगे तुम लोग, हम नहीं जाएंगे। तो इधर जो मुनरी की माँ होती है अर्थात गोधन की सासू माँ गुलरी कहती है अच्छा ठीक है तुम रुको, मैं जाती हूँ, देखती हूँ गोधन कैसे नहीं आता है। ये जाती है, इन दोनों के बीच में क्या डिस्कशन होता है जिक्र नहीं है, कहीं किसी किताब में जिक्र नहीं है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए तो मैं अपना एक वक्तव्य यही बताना चाहूंगा कि इन दोनों के बीच में डिस्कशन यही हुआ होगा कि अगर तुम गांव का इज्जत बचा लेते हो तो मेरी बेटी से विवाह कर लेना। क्योंकि लास्ट में वो खुद इनवाइट करती है और उस बात के आधार पर हम कह रहे हैं। सत्यता क्या है, क्योंकि राइटर ने लिखा ही नहीं इन दोनों के बीचों बीच में क्या बातचीत हुआ। जाती है, उसे मना के लेके आती है और गोधन पूछता है आने के बाद स्पिरिट कहाँ है, स्पिरिट कहाँ है। मुखिया जी शौक, बाकी सारे लोग शौक। अब ये जो गांव के लोग जो कुछ समय पहले ताली बजा रहे थे, उनकी बुद्धिमत्ता पर दोनों के जितने भी गांव वाले थे सबके सब कोस रहे थे, क्या गधा है, इसको स्पिरिट नहीं पता कि स्पिरिट क्या है, और स्पिरिट खरीद के नहीं लाया, कैसे जलेगा पंचलाइट। फाइनली गोधन जो है बड़ी चालाकी से
गड़ी के तेल से, नारियल के तेल से उस पंचलाइट को जला देता है और पंचलाइट की रोशनी में जो कीर्तन के लोग होते हैं मुलगैन, वह सभी के सभी लोग क्या करते हैं, गाना गाने लगते हैं, भजन करने लगते हैं। गोधन धीरे धीरे जाने लगता है तो मुखिया जी आते हैं और मुखिया जी आने के बाद गोधन से कहते हैं कि तुमने जात की इज्जत रखी है, तुमने जात की इज्जत रखी, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। जो तुम अपनी प्रेमिका को देख करके सनम वाला गाना गा रहे थे, गा सकते हो, तुमने हमारा इज्जत बचाया है, तुम इस गांव में रह सकते हो। गोधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इधर गुलरी जो मुनरी की माँ है वो आती है और आने के बाद गोधन से कहती है, उसे अपने घर पर इनवाइट करती है शाम के समय कि तुम शाम के समय घर पर हमारे आना। फाइनली गोधन हैप्पी हो जाता है क्योंकि जिस वजह से उसे निकाला गया वो वजह उसे मिल जाता है। गोधन और मुनरी एक दूसरे को देखते हैं, दोनों मुस्कुराने लगते हैं। मुनरी वहाँ से चली जाती है और फाइनली पंचलाइट जल जाता है और कहानी हमारी समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह पंचलाइट की कहानी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आसानी से आप कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जो आप कहानी पढ़े हैं उसी कहानी में एक और कहानी आता है। कभी कभी या तो पंचलाइट का दे देता है और कभी कभी बहादुर का पूछ लेता है। तो बहादुर की भी कहानी कभी कभी 5 नंबर का पूछ लेता है। पंचलाइट और बहादुर में से दोनों की एक कहानी आती है 5 नंबर में। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, आपका 50 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद खंड ब का 50 नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें बहादुर में आप जानते हैं कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले उसका लिखवाते हैं थीम, और चाहे जो भी है कि उसका किस कैरेक्टर के साथ किस कैरेक्टर का क्या संबंध है। तो बहादुर जो कहानी है इसको लिखा कौन है, अमरकांत जी। इसको जो लिखे हैं उनका नाम है अमरकांत जी। और सबसे खुशनसीबी की बात तो ये देखिए कि अमरकांत जी अपने खुद गोरखपुर के राइटर हैं, यानी बहुत अच्छे राइटर हैं गोरखपुर के। लेकिन कहानी को जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे वैसे इन पे बहुत खुन्नस आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। इतना गुस्सा करेंगे कि लगेगा आपको कि इनको अगर पा जाते तो पहले मारते, ऐसा लगेगा आपको, खुन्नस आएगा। क्योंकि ये ऐसे कैरेक्टर, चूंकि कहानी है ना तो कैरेक्टर को ऐसा ढाला गया है कि आपको इस इंसान पर गुस्सा आएगा। अभी जब हम कहानी सुनाएंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा इन पे। इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है उसका नाम है बहादुर। और बहादुर कौन है, तो कहानी का नायक है, ठीक है। इसके बाद इसी कहानी में एक और औरत हैं जिनके घर बहादुर जाकर के काम करता है, उनका नाम है निर्मला। और निर्मला जी कौन है, तो बहादुर की मालकिन है निर्मला, इन्हीं के घर जाकर के वो काम करता है। इसी का एक बेटा है जिसका नाम किशोर है, जो क्या करता है, हमेशा बहादुर को मारता पीटता रहता है, गाली देता रहता है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हमने लिखवाया है, जैसे 12-13 साल इसकी एज है। फिर उसके बाद 6 मील की दूरी है इसके घर से। फिर उसके बाद नेपाल एक प्लेस है, वहीं की कहानी है। रोहू, देहरादूनी चावल ये सब बनाया जाता है जब गेस्ट आते हैं। फिर 11 रुपये का क्या माजरा होता है वो हमें सीखना है, ठीक है। तो कहानी हमारी स्टार्ट होती है नेपाल और गोरखपुर के बॉर्डर से। कहानी हमारी स्टार्ट हुई है नेपाल और गोरखपुर के बॉर्डर से। जब आप नेपाल और गोरखपुर के बॉर्डर पे जाएंगे तो बीच में एक बॉर्डर आता है झुलनीपुर बॉर्डर करके, एक झुलनीपुर बॉर्डर आता है, एक और भी बॉर्डर आता है, 2-3 बॉर्डर हैं उसमें और इंटर करने के लिए नेपाल में। तो वहीं से कहानी हमारी स्टार्ट हुई है। तो अमरकांत के जो साले साहब हैं वह पिछले कई दिनों से एक नौकर की तलाश में थे। अब नौकर की तलाश में क्यों थे, थोड़ी सी कहानी को हम बैक लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो नौकर की तलाश में थे क्यों। वजह यह है कि एक बार जो अमरकांत जी हैं, जो गोरखपुर के राइटर हैं, वह अमरकांत जी, वह गोरखपुर के राइटर, वो करते क्या हैं, एक बार की बात है, यह जो है अपनी वाइफ को अपने घर पर ले करके गए थे। घर पे कुछ शादी का फंक्शन था तो वहीं पर ये अपनी बीवी को ले करके गए थे। तो इनकी जो बड़ी भाभियां थीं वहाँ पर उन लोगों को आयशो आराम की ज़िंदगी करते हुए देखी। इनकी जो वाइफ थी निर्मला, तो आकर के अपने घर पर अपने हस्बैंड से ज़िद रटने लगी कि इन्हें भी क्या करना है, नौकर रखना है। क्योंकि जब यह घर गई थी तो जो अमरकांत की भाभियां थीं वो आराम करती थीं, घर का सारा कामकाज कौन करता था, नौकर करता था। तो अमरकांत की जो वाइफ थी वह रट एकदम रट्टा मार ली कि हमें एक नौकर की आवश्यकता है। और ऐसे तो लग रहा है कि हम ही नौकर हैं, सुबह से लेकर के दिन भर काम करते रहो और कुछ हमें सांस तक नहीं मिलता, ऐसा रट रखती हैं। तो अमरकांत बेचारे थोड़े से अपनी वाइफ को रेस्ट देने के लिए वो अपनी वाइफ के जो भाई रहते हैं अर्थात अपने साले साहब से कहते हैं कि हमारे लिए एक नौकर की तलाश करना, थोड़ा सस्ता ही रहे, बहुत ज़्यादा महंगा भी ना रहे।
यही वजह थी कि पंडित अमरकांत के जो साले साहब हैं वह जाते हैं कहाँ, एक नौकर की तलाश करने। तो यह जाते कहाँ हैं, यह गोरखपुर और नेपाल के बॉर्डर पर उनकी तलाश करने जाते हैं। तो वहीं पर एक छोटे से कद का लड़का वह दिखाई देता है, जो हाफ निक्कर पहना है, शूज पहना है, गले में रुमाल डाला हुआ है और वह एक हाफ शर्ट पहना है, बाल थोड़े से उसके बड़े बड़े हैं और छोटे कद का है, बौने कद का है। वह लगभग 12 से 13 साल उसकी उम्र है। वह वहां पर काम की तलाश में घूम रहा था। उस लड़के का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह लड़का वहां घूम क्यों रहा था। तो थोड़ी सी कहानी को और हम बैक में लेके चलते हैं। तो हुआ क्या था कि वह लड़के का पूरा नाम है दिल बहादुर। जिस लड़के के बारे में बात हम कर रहे हैं उस लड़के का पूरा नाम है दिल बहादुर। वह दिल बहादुर नेपाल का एक लड़का है। इसके पिताजी युद्ध में एक सैनिक थे। तो युद्ध के दौरान इसके पिताजी की मौत हो गई। अब जब इस युद्ध के दौरान इसके पिताजी की मौत हो गई तो इसके घर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, इसकी माँ थी और यह इकलौता था। इसके घर में एक भैंस भी थी। वह भैंस से इसकी माँ बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा लगाव था। जैसे पशुओं से बहुत सारे लोगों को लगाव हो जाता है, उसी तरीके से दिल बहादुर की माँ को बेटे से उतना लगाव नहीं था जितना कि भैंस से था। यह दिन भर दिल बहादुर करता क्या था, जंगलों में जाता था, पेड़ों पर चढ़ जाता था, पेड़ों से पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे को चुराना, पेड़ों पर चढ़ना, खेलना, उतरना। केवल खाने के टाइम पर घर पर यह दिखाई देता था। एक बार दिल बहादुर अपनी भैंस को लेकर के चराने गया था। अक्सर कर देखेंगे गांव में कि बहुत सारे लोग भैंस गाय अपना पशु लेकर के चले जाते हैं चराने। तो यह दिल बहादुर भी लेकर के गया था। तो यह अपनी भैंस को किसी के खेत में जाने से रोक रहा था। लेकिन आप जानते हैं जानवर तो जानवर है भाई, बेजुबान जानवर। अब उसको कितना भी समझाएंगे वो अपना ही करेगा, क्योंकि उसमें विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो विवेक और बुद्धि नहीं है, इसीलिए तो विवेक की ही वजह से इंसान और जानवर में अंतर है। बाकी तो सब कुछ है उसके पास। जैसे इंसान के पास चमड़ी है वैसे उसके पास है, इंसान के पास आंखें हैं वैसे जानवर के पास आंखें, बस उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो वह जो जानवर था सोच नहीं पाया, समझ नहीं पाया, और दूसरे के खेतों में जा रहा था बार बार। तो जो दिल बहादुर था वह किया क्या, पूरा उसको 4-5 डंडे बरसा दिया, मार दिया। 4-5 डंडे जब मार दिया तो वह भैंस चिल्लाते हुए किसके पास गई, और दिल बहादुर की माँ के पास गई। तो दिल बहादुर की जब माँ भैंस को चिल्लाते हुए अपने पास आते हुए देखी, क्रोधित हो गई। उसे लगा कि शायद इसके बेटे ने इसके ऊपर कुछ प्रहार किया होगा, तभी तो इसके साथ ऐसा हुआ है, इतना चिल्ला रही है। माँ क्या की, मुआड़ा उठाई, एक डंडा, मोटा सा डंडा उठाई, बिना सोचे समझे अपने बेटे के पास गई और खेत में ही दे डंडा मार करके एकदम मेढक की तरह उसे पसार दी। बिल्कुल एक मेढक की तरह फैला दी उसे। पैर से जितना ताकत था उतना मार दी। मैंने कहा ना कि वह जितना प्यार अपने बेटे से नहीं करती थी, उससे ज़्यादा कहीं प्यार वह अपने भैंस से करती थी। उस रात बहादुर घर नहीं गया। शाम को इसकी माँ खाना खाने के बाद, बनाने के बाद खा ली और अपने बच्चे के लिए रख दी। डेली का ये काम था बदमाशी करना, तो वो हमेशा मारती थी। तो उसकी माँ खाना पकाने और खाने के बाद सो गई। शाम हुआ, बहादुर किसी तरीके से कराहता हुआ, किसी को भी जानते हैं जब अधमूल की मार दिया जाएगा डंडा से, पैर से, एकदम जितना जान हो उतना मार दिया जाएगा, तो उठने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही। यह गया, शाम रात हो चुकी थी, अंधेरी रात। तो यह गया घर में देखा कि इसकी माँ सो रही हैं। इसकी माँ की एक आदत थी, हांडी थी इसके घर में, हांडी में चावल रखती थी और चावल के अंदर वह पैसे को छिपा के रखा करती थी। बहादुर क्या किया, गया चुपके से घर में इंटर किया और इंटर करने के बाद, प्रवेश करने के बाद हांडी में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद 2 रुपये लिया और घर छोड़ करके भाग गया। 2 रुपये लिया और घर छोड़ करके, नेपाल को छोड़ करके भाग आया। कहाँ, गोरखपुर के बॉर्डर पर। इसीलिए वह घूम रहा था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वह बहादुर कौन था और क्यों घूम रहा था। इसकी मुलाकात होती है किससे, अमरकांत के साले साहब से। जब अमरकांत के साले साहब इससे मिलते हैं तो इससे कहते हैं, तुम मेरे वहाँ नौकरी करोगे। बहादुर नौकरी की तलाश में था ही। कहा बिल्कुल साहब, क्यों नहीं करेंगे, नौकरी तो ही ढूंढ रहे हैं। अमरकांत के साले साहब क्या करते हैं, दिल बहादुर को उसके घर लेकर के आते हैं, अर्थात अपनी दीदी के घर, जिसका नाम निर्मला है, अर्थात अमरकांत के घर लेकर के आते हैं। और जब लेकर के आते हैं तो अमरकांत की जो वाइफ होती है निर्मला, उससे पूछती हैं, उसका नाम पूछती हैं। तो बताता है कि मेरा नाम दिल बहादुर है। वो बताता है कि मेरा नाम दिल बहादुर है। तो दिल बहादुर जैसे ही बताता है तो अमरकांत की जो बीवी है निर्मला, वो कहती हैं कि आज के बाद तुम्हारा नाम दिल बहादुर नहीं होगा, तुम्हारे नाम के आगे से दिल शब्द हटा देती हूँ और आज के बाद तुम्हारा नया नामांकन करती हूँ, तुम्हारा नाम बहादुर होगा। और यही वह नाम था जो निर्मला देती है, जिसकी वजह से पाठ का नाम बनता है बहादुर।
यह नाम होता है। नाम पहले उसका दिल बहादुर था, लेकिन बहादुर नाम रखा कौन? निर्मला। निर्मला उसको नया नाम देती है बहादुर, और कहती है कि ठीक है, तुम हमारे वहाँ नौकरी करना, अच्छे से करोगे तो तुम्हारा तनख्वाह दिया जाएगा, तुम्हें कपड़ा दिया जाएगा, तुम्हें खाने के कई वक्त के खाने भी मिलेंगे, और तुम ठीक ठाक से रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, तुम्हारे घर परिवार के भी लोग ठीक रहेंगे। बहादुर जो था धीरे धीरे उनके परिवार से घुलने और मिलने लगा। स्टार्टिंग में यह पेड़ों पर ऐसे वृक्ष की तरह चढ़ जाता था, बंदरों की तरह चढ़ जाता था। आसपास के जो लोग थे वे इसको बुलाते थे और कहते थे, तुम लोग भालू को क्या कहते हो, तुम लोग वृक्ष को क्या कहते हो, बंदर को क्या कहते हो। इधर निर्मला का जो गर्व था वो बढ़ने लगा धीरे धीरे। इधर जो निर्मला के हस्बैंड थे पंडित अमरकांत, अब गली में किसी से बोलते नहीं थे, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहते थे, क्योंकि नौकर रख लिए थे तो नौकर का एटीट्यूड उनके अंदर आ गया था। मेरे घर नौकर है, तुम्हारे घर नौकर नहीं, तुमसे क्या बात करें, तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। एटीट्यूड में रहते थे। इनकी वाइफ भी एटीट्यूड में रहती थी। कभी कभी जब बहादुर पेड़ों पर चढ़ जाया करता था तो बहादुर जिस घर में रहता था उस घर के चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई थी। बाउंड्री के किनारे निर्मला जा करके जो बाउंड्री बना हुआ था ऐसे झाँक झाँक के देखा करती थी, और देखती थी अगर कोई है तो वह चिल्ला के कहा करती थी, रिच्छ की औलाद जल्दी उतरो, हमारे घर में नौकर चाकर की इज्जत दिया जाता है, सेवा किया जाता है, दूसरे घरों की तरह नहीं कि नौकर को भूखे मार दिया जाता है। और सुनो, मेरे पति ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि हमारे नौकर चाकर पर जितना खर्चा हो सके खर्चा होने दो, लेकिन हमारे नौकर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सुना करके कहा करती थी। इधर बहादुर धीरे धीरे उनके निर्मला के घर के सारे काम का, जैसे बर्तन धुलना, सब्जी काटना, XYZ सारा काम करता था। निर्मला जो थी एक स्टार्टिंग में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। निर्मला स्टार्टिंग में सारा काम करवाती थी, लेकिन उससे खाना नहीं बनवाती थी, खाना खुद बनाती थी, बहादुर के लिए भी बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे कभी कभी समय पर बीच बीच में जब निर्मला की तबीयत खराब हो जाती थी तो निर्मला का वह हेल्थ केयर करने के लिए वह उसका दिन रात सेवा करता था, और इसके अतिरिक्त वह मना भी करता था निर्मला को कि मालकिन आप काम मत करिए, ऐसा करता था। कभी कभी शाम के समय जब पंडित अमरकांत अपने ऑफिस से घर वापस आते थे तो वह दिन का दिनचर्या पूछते थे, तो बहादुर जब सबसे पूछ लेते थे तो लास्ट में बहादुर से पूछते थे, तुम्हारा दिन आज कैसा रहा। तो बहादुर खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहता था, मालिक जानते हैं आज बहन जी कहीं गई थी, आज भैया से कोई मिलने आया था, इतना प्यार से बोलता था। बोलने के बाद वो मुस्कुराने लगता था एक छोटे बच्चे की तरह, ऐसा लगता था कि उसे कोई गम है ही नहीं। कभी कभी निर्मला उससे पूछा करती थी, क्या तुम्हें तुम्हारी मम्मी की याद नहीं आती है। तो बहादुर कहता, याद तो आती है। तो बहादुर से वो कहती है कि तब तुम घर क्यों नहीं जाते। तो बहादुर कहता है, वो मुझे मारता क्यों था। आप कभी नेपाल वाले लैंग्वेज में जाएंगे ना तो वहाँ जैसे लेडीज़ और जेंट्स का फ़र्क नहीं देखा जाता है, ऐसे ही बोला जाता है। लेडीज़ जेंट्स का ऐसा नहीं मारती क्यों थी, मारता क्यों था, वो ज़्यादातर इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, तेरे को मेरे को, इस वाले लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो इस तरीके का होता है। तो बहादुर से जब वो बहादुर कहा कि वो मेरे को मारता क्यों था इसीलिए नहीं जाती हूँ, तो बहादुर कहा कि तुम तब पैसे क्यों भेजते हो, तुम तब अपनी माँ को पैसे क्यों भेजते हो। तो बहादुर कहता है, माँ तो माँ होती है, माँ का कर्ज कोई उतार नहीं सकता, माँ तो मेरी माँ होती है, माँ का कर्ज हम जीवन भर उतार नहीं सकते, इसीलिए मैं उसको पैसे भेजता हूँ। धीरे धीरे बहादुर घर का सारा काम करने लगा। इसका जो बेटा था, बड़ा बेटा किशोर, निर्मला का जो बड़ा बेटा था किशोर के सारे कामकाज वह करता था। उसकी साइकिल साफ करना, उसके पैरों पर मालिश लगाना, मुक्की लगाना, ठीक है, उसका सर दबाना, हर चीज़। अगर काम में कोई गड़बड़ी हो जाती थी तो बहादुर को मारता भी था, 2-4 झापड़ जमा देता था। धीरे धीरे एक दिन निर्मला के घर एक पड़ोस की कोई महिला आई और वह देखी कि यह बहादुर के लिए खाना बना रही हैं। तो ये निर्मला से कही कि तुम नौकर के लिए खाना बना रही हो, नौकर को खाना खुद बना लेना चाहिए। इस तरीके से तुम नौकर को खाना बना के दोगी तो नौकर की मोटाई चढ़ जाएगी। सब देहाती लैंग्वेज में लिखा गया है, नौकर की मोटाई चढ़ जाएगी, तुम इस तरीके से नौकरों को खाना बना के मत दो। यह बात निर्मला के कान में, जहन में चली गई। निर्मला उसके बाद एक दिन शाम के समय जब खाना बना रही थी तो अपने परिवार का खाना बना ली, भोजन बना ली, लेकिन बहादुर के लिए खाना बनाना छोड़ दी। बहादुर देखा ऐसे रवैया, बहादुर का मालकिन मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। तो निर्मला कही, तुम आज के बाद अपना खाना खुद बनाओगे। बहादुर का मालकिन मैं खाना बनाना नहीं जानता, मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैं बना नहीं पाऊंगा। इसकी मालकिन जोर देते हुए कही कि आज के बाद तुम ही खाना बनाओगे, कोई और नहीं बनाएगा।
कोई खाना बनाने वाला है नहीं, तुम अपना खाना खुद बनाओगे। उस रात बहादुर खाना नहीं बना पाया, खाया नहीं, चुपचाप ऐसे भूखे पेट सो गया। रात में गाना गा रहा था, ऐसा गाना जैसे लग रहा था कि कोई बछड़ा अपनी माँ से जुदा हो गया है, कोई बछड़ा अपनी माँ से बिछड़ गया है। उस दर्द में वह गीत गा रहा था बहादुर, और अपनी माँ को याद कर रहा था कि कम से कम मेरी माँ मारती तो थी, लेकिन मेरे लिए खाना बना के रखा करती थी। माँ तो माँ होती है, अब ये मालकिन मैं इनके लिए इतना काम कर रहा हूँ लेकिन खाना नहीं बना। बेचारा रात में सोया रहा। सुबह हुआ, फिर से वो सारी बातों को भूल गया, सारा काम काज करने लगा और शाम से खाना बनाने लगा। और इस बार जब वह खाना बनाया तो उसका खाना सही नहीं बना। जब आटे को गूंथ रहा था, पानी ज़्यादा डाल दे रहा था। बेचारा आदत नहीं है। जब आप पहली बार कभी खाना बनाए होंगे और रोटी बनाए होंगे तो आप एक चीज़ कल्पना जरूर किए होंगे कि पहली बार में रोटी गोल नहीं बनती है किसी से भी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। पहली बार जब कोई पहला रोटी अपने जीवन का बनाता है तो ज़रूर टेढ़ा मेढ़ा जरूर बनता है। हाँ, 2-4 बार बनाने के बाद वह रोटी गोल होती है। पहली बार जब बनाया तो एक ईर घाट गया, एक बीर घाट गया। बनाया, जल गया। लेकिन जानते हैं ना, एक लड़कों की विशेष आदत है, लड़कियों की रोटी जब बनती है तो अगर जल गई, बहन की रोटी अगर बहन ने बना के दिया, जल गई रोटी, इतना बेइज्जती। अब वही रोटी कभी पार्टी करते हैं, लिट्टी उट्टी बनाते, तो लिट्टी नहीं लट्टा बनाते हैं, सब बड़ा बड़ा लट्टा बनाते हैं और खूब चाव से खाते हैं। वो अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने हाथ का होता है, जल भी जाए तो अपने हाथ का है। और घर वाले बनाए जल गया तो ऐसे बनता है खाना, इस तरीके का। बहादुर अपना खाना बनाया, जल गया था रोटी, लेकिन बड़े चाव से खाया। उस दिन बासी सब्जी बची हुई थी, उसी बासी सब्जी से खाना खाया। अगले दिन एक घटना हुई। अगले दिन हुआ क्या कि किशोर का वो साइकिल समय से साफ नहीं किया था तो मार दिया, और मारने के बाद उसे सुअर का बच्चा कह दिया। उसे सुअर का बच्चा कह दिया, उसका काम करने से मना कर दिया। अब उसका जब काम करने से मना कर दिया तो हुआ क्या, जो बहादुर के मालिक थे शाम को आए, देखे ये काम नहीं कर रहा है, तो बहादुर से पूछे क्या बात है। वो डंडा लेकर के इसे मार रहा था, चुपचाप खड़ा होकर के गधों की तरह मार खा रहा था। आया, उसको अलग किया किशोर को, इससे पूछा क्या बात है। ये कहा मालिक जानते हैं आज भैया ने मुझे सुअर का बच्चा कह दिया। क्या मेरे पापा सुअर थे? ऐसे बोलता है एक छोटा सा लड़का, 12-13 साल का लड़का, क्या मेरे पापा सुअर थे? ये भैया मुझे कैसे सुअर का बच्चा कह दिया, और ये मुझे मारते हैं। इनका कोई काम नहीं समय से हो पाता है तो मुझे मारते और डांटते रहते हैं। अमरकांत उसे अलग किया और बहादुर को साइड में लेकर के आया और कहा देखो मैं मालिक हूँ, मैं तो तुम्हें नहीं कुछ कह रहा हूँ ना। पहली गलती देखिए, अमरकांत की सबसे पहली गलती यहीं से स्टार्ट होती है। उस दिन अपने लड़के को नहीं समझाता है वो, उस दिन अपने लड़के को नहीं समझाता कि तुम्हें इस तरीके से नहीं मानना चाहिए। नौकर है तो क्या तुम्हारा गुलाम थोड़ी है? नौकर है तो वो काम कर रहा है, उसके बदले में वो पैसे ले रहा है, सही है, गुलाम थोड़ी है वो, तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। नहीं समझाता है, बल्कि अपने नौकर को साइड में ले जा करके कहता है कि देखो आजकल के नौकर कहीं भी रहते हैं तो उन्हें वक्त का खाना नहीं मिलता, उन्हें प्यार नहीं कोई करता, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहता। अपने मालिक की ऐसी मीठी मीठी बातों में वो आ जाता है और कहता है ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, आप नहीं कुछ कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपके साथ रहता हूँ। उसके बाद वह उसके साथ रहने लगा। एक घटना और घटी थी, जब बहादुर खाना बनाने से मना किया था तो निर्मला जब ऐसे गुस्से में देख रहा था निर्मला को, तो निर्मला गुस्से में आके 2-4 झापड़ जमा दी थी। और फिर गुस्से में जब देख रहा था तो कहती क्या है निर्मला, एकदम देहाती लैंग्वेज में, मार के तुम्हारा भुभुनवा रंग दूंगी। एकदम इसी देहाती लैंग्वेज में लिखा है अमरकांत ने, मार का तुम्हारा थूथुन लिखी है, वो तो थूथुन लिखा है, हमने भुभुन कह दिया। इसको बोलते हैं ठुड्डी, चिन, जिसे अंग्रेजी में चिन कहते हैं, इसे बोलते हैं कुछ लोग भोजपुरी में थूथुन, भुभुन कहते हैं, XYZ। वो कहती है मार के तुम्हारा थूथुनवा रंग दूंगी, ऐसे तुम मुझे घूर घूर के देखोगे तो खाना बनाना है बनाओ, नहीं तो भूखे रहो। बहादुर को परिवार में मारने वाले 2 लोग हो गए। छोटी मोटी गलतियों पे बहादुर अक्सर कर पिटा जाता था और अक्सर कर अब उससे गलतियां ज़्यादा होने लगी। एक दिन हुआ क्या कि बहादुर के घर एक पंडित अमरकांत के कुछ रिश्तेदार आए, और रिश्तेदार में एक लेडीज़ थी जो बड़ी चालाक थी, धूर्त थी। वह लेडीज़ आई, उनके कुछ बच्चे भी थे, उनके हस्बैंड भी साथ थे। वह आई, उनके लिए चाय पानी व्यवस्था हुआ। अमरकांत चले गए बाज़ार से गए। आप जानते हैं किसी के घर जब कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए शाम के समय या सुबह में कुछ पकवान बनाने की व्यवस्था होती है। कुछ लोग पनीर, कुछ लोग मीट, कुछ लोग जो भी है जिसके पास जो व्यवस्था रहता है वो बनाता है। तो ये चला जाता है बाज़ार और बाज़ार से ख़रीदता है रोहू मछली खरीद के, और देहरादूनी चावल भी कई वैरायटी के होते हैं। आप अक्सर कर बासमती चावल यूज करते होंगे,
तो उस समय इसके वहाँ देहरादूनी चावल फेमस थी। रोहू मछली खरीदता है और देहरादूनी चावल खरीदता है। यह खरीद करके ले करके आता है और बैठ करके अपने गेस्ट से बातचीत करने लगता है। जब बैठ करके बातचीत कर रहा होता है तभी देखता क्या है कि जो लेडीज़ हैं, जो रिश्तेदार हैं, वह कुछ ढूंढ रही हैं। उनसे पूछता क्या ढूंढ रही हैं आप? तो वो कहती है कि जानते हैं भाई साहब, अभी मैं साड़ी के पल्लू से 11 रुपये बांध के रखी थी और जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैं सोची 4 रुपये मैं किराया दे दूंगी और उसके बाद जो बाकी के पैसे बचेंगे, मैं रास्ते में मिठाई नहीं खरीद पाई, जो बाकी के पैसे बचे मैं सोची कि बच्चों के हाथ पे कुछ रख दूंगी जाते समय। वो तो पैसा गायब हो गया, पता नहीं यहीं रखी थी, मिल नहीं रहा है। अब पूछिए ना अपने उस नौकर से, कहीं वही नहीं लिया है? पूछिए ना उस नौकर से, कहीं वही नहीं लिया है? जबकि अमरकांत को यह बात पता थी कि बहादुर बहुत ईमानदार लड़का था, क्योंकि कभी कभी अगर वह कमरे में पूरे घर में कहीं कोई पैसा देख जाता था तो ला करके अपने मालिक के हाथों में दे देता था। फिर भी वह उससे बुला करके पूछता है कि बहादुर, इस रास्ते से तुम गए हो? कहाँ मालिक, मैं गया था नमक लाने गया था, नमक लेके आया हूँ और बैठ के मैं आटा गूँथ रहा हूँ। क्या तुम यहाँ पैसा रखा था, देखे हो, चुराए हो? तो उसने कहा नहीं मालिक, कोई पैसा रखा था कि नहीं रखा था मुझे नहीं पता, मैं उस पैसे को नहीं लिया हूँ। जैसे इतना कहता है तो उसका जो रिश्तेदार आए थे, उस रिश्तेदार में जो लेडीज़ थी, उसका पति गुस्से में आकर के, थोड़ा सा अंग्रेजी हल्का फुल्का जानता था, गुस्से में आकर के बहादुर के हाथ को पकड़ करके उसे घसीटते हुए ले करके गया। कहाँ? द्वार पर। और द्वार पर घसीटते हुए लेकर के गया तो अपने मालिक अर्थात इससे अमरकांत से कहा, सर यू डू नॉट नो दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। तो उसने कहा, सर यू डू नॉट नो दीज पीपुल, श्रीमान आप ऐसे लोगों को नहीं जानते, दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, ऐसे लोग इस कला में बड़े माहिर होते हैं। अंग्रेजी थोड़ा सा बोलता था, यही शब्द उसने कहा था। और मुझे लग रहा है यह पैसे को ले जा करके कहीं गड्ढा करने के बाद उसमें दफना दिया होगा, अभी हम लोग चले जाएंगे तो यह ले लेगा, चलो तुम्हें मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। बहादुर चिल्ला रहा था, मालिक मालिक बचाओ, मैं पैसा नहीं लिया हूँ, मैं कोई पैसा नहीं जानता हूँ। हकीकत में वो पैसा लिया भी नहीं था, हकीकत में कुछ था ही नहीं। उसे पकड़ करके बार बार लेके जा रहा था, घसीट रहा था, लेकिन वो मना कर रहा था। फिर उसे फुसला रहा था कि मैं तुम्हें 2-4 रुपये उसमें से दे दूंगा, बता दो पैसा कहाँ है, वो पैसा है कहाँ, बता दो मुझे। वो जब लिया रहे तब ना। फाइनली अमरकांत ऐसी एक्टिविटीज़ को देख करके गुस्सा हो जाता है कि बता क्यों नहीं रहा लिया है। तो उसके पास जाता है और बहादुर को पहली बार वो हाथ छोड़ता है, पहली बार, जबकि उसे हकीकत पता है कि मेरा जो नौकर है वो ईमानदार है, पैसा नहीं लिया। पहली बार एक झापड़ मारता है और बेचारा बहादुर गिर जाता है। इससे पहले जितनी बार उसे पीटा गया था उसकी आंखों से आंसू नहीं आया था, लेकिन उस दिन उसकी आंखों से आंसू आने लगा। सोचिए, जो लड़का अपने मालिक पर इतना विश्वास करता था कि मेरा मालिक मुझे अच्छा समझता है, वो जानता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं लिया नहीं हूँ, वही मालिक इसके ऊपर हाथ उठा दिया। अब बहादुर को मारने वाले परिवार में सभी लोग हो गए। उस दिन से बहादुर से गलतियाँ ज़्यादा होने लगी, इतनी गलती कि छोटी मोटी गलतियों पे वह कुटाने लगता था, बार बार गलती होती थी। एक दिन सुबह हुआ, सुबह के टाइम में हुआ क्या कि सुबह के टाइम में बहादुर से सील और बट्टा, आप जानते हैं अब तो मिक्सर का ज़माना चल गया है, पहले के घरानों में भी बहुत सारे लोगों के घरों में सील और बट्टा होता है जहाँ पर मसाला पीसने का काम किया जाता है। अब तो चूँकि लाइट हो गई है, मिक्सर मशीन का ज़माना चल गया है, तो उसी में लोग मसाला डाल करके लाइट से ऑन करके उसे पीस देते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके घर में सील और बट्टा होगा, और वास्तव में अगर कहा जाए तो सब्जी सील और बट्टे के द्वारा पीसी गई मसाले से अच्छी होती है। हम मिक्सर मशीन की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, वो टाइम बचाता है, बात सत्य है, लेकिन उसमें जो मसाले होते हैं वो खड़ा खड़ा रह जाते हैं, पूरा बारीक तरीके से पीसा नहीं जाता है। कभी सील और बट्टे के मसाले से खाना खाइएगा, आपको जो स्वाद मिलेगा, जो उसका स्वाद आएगा, वह एक मिक्सर मशीन के पीसे हुए मसाले से बेहतर होगा। यह सील और बट्टा सुबह सुबह धुल करके रखने जा रहा था, सुखाने जा रहा था, अचानक से इसके हाथ से सील और बट्टा सुबह टूट गई और टूट गया, छूटा तो टूट गया सील और बट्टा। बहादुर बेचारा डर गया कि अभी तक तो छोटी मोटी गलती होती थी तो कूटा जाता था मैं, अब तो सील बट्टा टूट गया है, तब तो मेरा क्या हाल करेंगे सब। वह घर छोड़ के भाग गया। शाम हुआ, अमरकांत जी घर वापस लौटे, और जब घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा क्या कि घर का सारा कामकाज वैसे पड़ा है, साफ सफाई नहीं हुआ है। वो आते हैं अपनी वाइफ निर्मला से पूछते हैं क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो,
तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें इस तरीके से उदास देख करके अच्छा नहीं लग रहा है। कोई अगर बात हो तो बताओ। निर्मला ने कही वो भाग गया, वो भाग गया। ये पूछा को कौन भाग गया, पूछा कौन भाग गया, वो कहीं भाग गया। जो होगा देखा भाग गया, कौन भाग गया? वो कहा बहादुर भाग गया। अब ये बेचारा शॉक्ड हो गया, बहादुर क्या क्या लेके भागा? निर्मला आवेश में आने की बात कही, यही तो दुख है, कुछ लेके नहीं भागा। इसी बात का तो मुझे कष्ट है, दुख है कि वह कुछ लेके नहीं भागा। पूछा क्यों भागा? उसने कहा सुबह सुबह सील और बट्टा धुल के रख रहा था, सील और बट्टा उसके हाथ से छूट गया और टूट गया। उसे लगा कि हम लोग उसको मारेंगे। क्या हम लोग जालिम हैं क्या? क्या हम लोग जालिम हैं क्या? उसे मारते। बता देता हमसे कि अगर उसे घर जाना होता तो हम उसके हाथ पे पैसे दे देते, उसका जो पैसा रखा हुआ पैसे हम उसको दे देते, उसके लिए नया कपड़ा बनवा देते, तब घर जाता। बहादुर को ढूंढा गया, कहीं नहीं मिला। किशोर जो बहादुर को अक्सर कर मारा करता था, यह भी बहादुर को ढूंढने के लिए दर दर भटकने लगा। क्योंकि इंसान की वैल्यू जानते हैं, इंसान के जाने के बाद समझ में आती है। जब तक इंसान पास में रहता है उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है। इंसान जब दूर जाता है तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। कोई इंसान, अच्छा इंसान जब आपसे दूर होता है तो जैसे पास रहेगा तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं समझ में आएगी, लेकिन वही इंसान आपसे दूर हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या थी आपके जेहन में ये बात समझ में आ जाएगी कि उसकी वैल्यू क्या थी। मेरे लाइफ में उस इंसान की वैल्यू क्या थी, वो इंसान क्या था मेरे लिए। बहादुर जब चला गया तो उसकी वैल्यू इन लोगों को समझ में आने लगी, क्योंकि ये लोग आदी हो गए थे। एक गिलास पानी मंगाना है, बहादुर एक गिलास पानी लाओ। कपड़ा सिलवाना है, बहादुर कपड़ा लाओ। झाड़ू लगाना है, बहादुर झाड़ू लगाओ। बहादुर से सर पे तेल लगवाना है तो बहादुर सर पे तेल लगा, सारा काम किया करता था। बेचारा किशोर ढूंढने गया, बहादुर कहीं मिला नहीं। अपने पिता के सामने रो करके चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा और कहा पिताजी बहादुर को ढूंढिए। मैं बहादुर से माफ़ी मांगूंगा, उससे कहूंगा, उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहादुर मेरे घर से मत जाओ। उसे ढूंढिए। ढूंढा जाता है, बहादुर कहीं नहीं मिलता। फाइनली जो अमरकांत है वो अपनी वाइफ से पूछता है निर्मला से, अच्छा एक बात बताओ, वो जो घटना थी वो सत्य थी क्या? जो रिश्तेदारों वाली घटना थी। कहीं आप तो जानते हो उस औरत को, हमारी रिश्तेदार कितनी लालची है। इतनी लालची औरत कहीं कुछ नहीं अपने देखा, वो जानते हैं बार बार यही नाटक करती है कि पैसा लेके आई है, रास्ते में फल फूल कोई मिठाई नहीं खरीद पाई, बच्चों को रखना था, उसका डेली का ये नाटक है, आप तो जानते हैं। तो निर्मला जब ऐसा कहती है तो अमरकांत सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं उफ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर दिया? जिस नौकर ने मुझ पे मतलब आंख मूंद करके वो मुझ पे विश्वास करता था, वह नौकर अब मुझसे दूर हो गया, चला गया। और इस तरीके से बहादुर जो है इन लोगों को अपने किए पर पश्चाताप किए और फिर बहादुर कभी दोबारा लौट करके इनके घर वापस नहीं आया। आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 50 नंबर खंड अ का हिंदी पढ़ा दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। इस बीच मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा लाइक करिए, शेयर करिए। हम लाइक करने के लिए नहीं कहते हैं दोस्तों, बट ये है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके साथ जो भी कुछ संपर्क के लोग होंगे जरूर उनसे शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।